नमस्ते इंडिया। जी गाइस, माय नेम इज जुझार सिंह एंड आज जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव की, जहाँ पे आपका अकाउंटिंग की हम बात करेंगे। अकाउंटिंग में जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। ठीक सुना आपने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लोगों को डर लगता है, ठीक है, बट मैं आपको सिंपल वे में ट्राई करूंगा इसको समझाने की। साथ ही आपको एमसीक्यूज आते हैं, तो उन डिटेल्स में अपन बातें करेंगे जिसमें तुमको एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। तो शुरू करें। दैट इज योर आईसीएसआई मॉड्यूल लेसन नंबर 10। उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो यू नो द अकाउंटिंग अकाउंटिंग का डेफिनेशन आपको पता ही होगा डेफिनेटली। स्टैंडर्ड मतलब क्या, स्टैंडर्ड मतलब होता है एक आइडियल, एक मॉडल जो सेट हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं इसको, तो इसका मतलब निकलता है जनरली एक्सेप्टेड मॉडल्स और आइडियल्स फॉर अकाउंटिंग। तो जो अकाउंटिंग के लिए जो आपने मॉडल बनाए ना, उसे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेसिकली दैट आर द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है जो आपको चार मेन चीजों के बारे में बताते हैं। कौन कौन सी? एक तो कब आपको उसको रिकॉर्ड करना है, दैट इज कॉल्ड रिकग्निशन। तो कितने में आपको किस वैल्यू पे करना है, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट, ठीक है। उसको कैसे डिस्क्लोज करना है, ठीक है, कैसे प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो ये चार मेन चीजों के बारे में बात करता है। इसका अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेफिनेशन जो दे रखा है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? दैट आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ठीक सुना आपने, क्या है ये? रिटर्न पॉलिसी क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये ओरली है? आंसर इज नो। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यूज बन सकता है कि आईसीआई ने जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू की है वो क्या है, ओरली है, रिटर्न है, क्या है, या बोथ है। तो दैट्स आर ओनली रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये रिटर्न पॉलिसी क्या है, डॉक्यूमेंट है। जो कौन इशू करता है, इशूड बाय एन एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडीज। तो या तो वो आपकी अकाउंटिंग बॉडी, जो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी है, कौन है एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी? तो सर आईसीएआई, आईसीएसआई, ठीक है, इसी तरह आईसीडब्ल्यूआई। तो वो सब क्या है, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी है। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीएआई अपना इश्यू करता है, ठीक है, इंडिया में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, दैट्स अ रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय एन एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, या फिर गवर्नमेंट भी कर सकती है, और या फिर कोई अदर रेगुलेटरी बॉडी जो है वो भी यहाँ पे कर सकती है। सर अगर अदर रेगुलेटरी बॉडी मतलब आरबीआई कर सकती है, ठीक है, सेबी कर सकती है, तो वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। किन चीजों के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे बात करेंगे रिकग्निशन की, कब रिकॉर्ड करना है, मेजरमेंट की कितने में रिकॉर्ड करना है, प्रेजेंटेशन की कैसे प्रेजेंट करना है, एंड डिस्क्लोजर की कुछ डिस्क्लोजर दिखाना कि नहीं दिखाना, ठीक है, ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो ट्रांजेक्शन हुआ है या जो भी इवेंट हुआ है, उनके इन चारों चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल तुमको समझ में आ गया, दैट आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है, इश्यूड बाय गवर्नमेंट और एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, ठीक है। जो किस बारे में बात करता है, जो रिकग्निशन, मेजरमेंट, ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर के बारे में क्या करता है, बात करता है। तो यहाँ पे देखिए, पहली चीज वही दे रखी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिसी जो है आपकी वो कैसी होती है, रिटन होती है, डॉक्यूमेंट सारे रिटन उसमें होंगे। उसके बाद सेकंड आपकी है कि यहाँ पे एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी जो है आपका, ये इश्यू करता है, इंडिया में करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारा सीए वाला आईसीएआई करता है, राइट। उसके बाद किन चीजों के बारे में बात करता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इन चार चीजों के बारे में ये बात करता है, ठीक है। तो हम समराइज वे में देखेंगे। तो जो जो मेन चीज है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, वो अपन देखने वाले हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेबल। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन के ऊपर होते हैं, एप्लीकेबल, ठीक है। तो देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है, हर एंटरप्राइज, हर पर्सन, हर कंपनी के ऊपर क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। सर ट्रस्ट के ऊपर, यस, ट्रस्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल है, चैरिटेबल पर्पज के लिए होता है तो भी। लेकिन वेट, अगर कोई ट्रस्ट सिर्फ ओनली 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 चैरिटेबल रिलीजियस काम करता है, मतलब वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता कॉमर्शियल, इन दैट केस उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो जैसे पतंजलि, क्या पतंजलि सिर्फ चैरिटेबल काम करता है या कॉमर्शियल काम भी करता है, बेचता भी है ना प्रोडक्ट, तो कॉमर्शियल काम भी उसका हो रहा है। तो क्या पतंजलि कंपनी के ऊपर एएस एप्लीकेबल होंगे, आंसर इज यस। बट मान लो एक अपना ट्रस्ट, एक मंदिर है, वो और कुछ नहीं करता, कुछ सेल नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस वो सिर्फ क्या करता है, रिलीजियस काम करता है या चैरिटेबल काम करता है, और सोलली मतलब उसमें इसके अलावा कुछ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी मतलब कुछ भी,
तो फिर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बच सकता है, अदरवाइज आपके ऊपर क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं, किस तरह से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है, तो वो अपने को देखना है। तो ये कॉमन है, कोई भी चीज आप बना रहे हो तो कैसे बनाओगे, जब आप कोई मान लो बुक बना रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, सपोज करो आपको एक बुक बनाने का मैं बोलूं कि आपको एक बुक लिखनी है, ठीक है, तो आप कैसे उसको लिखेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। तो सिंपल है, सबसे पहले आपको एरिया डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब आपको अपनी बुक किस एरिया पे लिखनी है, राइट। जैसे कॉमर्स के बारे में लिखनी है, साइंस के बारे में लिखनी है, या फिर मतलब कॉमेडी के बारे में लिखनी है, मूवीज के बारे में लिखनी है, तो कुछ थियरी होगा आपका कि मुझे सब इस एरिया में बुक लिखने की है, राइट। तो सबसे पहले आपका एरिया जो होता है ना वो आइडेंटिफाई होता है। उसके बाद क्या होता है, एक स्टडी ग्रुप बनता है, मतलब अकेले बुक बनाना इज गुड, बट अगर तुम दो तीन लोग साथ में मिलके तुम क्या करोगे, एक ग्रुप बनाओगे कि उसमें क्या क्या आइडिया हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, तो इस तरह से पूरा एक स्टडी ग्रुप तुम्हारा बनेगा, राइट। तो उसके बाद क्या बनता है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बनता है, स्टडी ग्रुप बनता है। उसके बाद क्या होता है, ये सब हम देखते हैं कि किन किन चीजों के बारे में अपने को देखने का है, और उसके बाद एक ड्राफ्ट बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं, एक ड्राफ्ट। तो एक ड्राफ्ट बना लेंगे कि मतलब एक रफली अपन क्या करेंगे, एक नोटबुक में अपन वो लिख देंगे चीजें जो अपने को बुक में छापने की है, मतलब तुम जो बुक बनाओगे, आई डोंट थिंक तुम डायरेक्ट बुक बना लोगे, तुम सबसे पहले उसको एक रफली बुक में लिखोगे कि ये चीज इसमें होनी चाहिए, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, उस ड्राफ्ट को अपन सर्कुलेट करते हैं, क्या करते हैं अपन, सर्कुलेट करते हैं, और जो दूसरी अकाउंटिंग बॉडी है या और कोई लोग हैं उनसे पूछते हैं कि भैया देखो इसमें कुछ चेंज करना है क्या नहीं करना। तो जैसे बुक में भी अपन अपने घर वालों या अपने फ्रेंड लोगों को पूछते हैं, देख ऐसा बुक बना है, इसमें कुछ चेंजेस लग रहा है क्या, ठीक है। तो अकाउंटिंग में भी ऐसे ही होता है, जो दूसरी अकाउंटिंग बॉडी होती है उनसे पूछते हैं कि देखो ये हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं, उसमें कुछ है क्या। उसके बाद क्या होता है, एक फाइनल ड्राफ्ट बनता है, सब ठीक है, सब क्राइटेरिया पूरा हो गया, फिर क्या बनेगा, एक फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। और फिर क्या करेंगे, अपन कमेंट लेते हैं, कमेंट मतलब मेंबर्स जो होंगे उनसे कमेंट लेंगे कि इसमें और कुछ करना है क्या। और फिर फाइनली सब डिसाइड हो जाएगा, तो अब वो फाइनल ड्राफ्ट सबमिट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, इश्यू हो जाएगा, एएस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एरिया करना है, स्टडी ग्रुप बनाने का है, एक ड्राफ्ट बनाने का है, कमेंट रिव्यू लेने का है, ठीक है। उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो लास्ट में कर सकते हो, और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, इश्यू हो जाएगा। इस तरह से क्या रहता है, इनका प्रोसेस रहता है, राइट। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटर, ऑब्वियसली जब एक ऑडिटर आता है तो उसको चेक करना पड़ता है कि जो कंपनी एक्ट में एक सेक्शन है 133, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, उसके साथ कंप्लाई करता है कि नहीं करता है। तो ये देखिए, इट इज ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर दैट व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन they have to ensure that the accounting standard issued and made mandatory by the central government are complied with section 143(3)(e) of the Companies Act, required the auditor to report whether his opinion in the financial statement comply with the accounting standard referred in section 133 of Companies Act 2013। क्या ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये सेक्शन आप याद कर सकते हो कि ऑडिटर किस सेक्शन में रेफर करता है, सेक्शन 143(3)(e), और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको कहाँ पर रेफर किया गया है, कंपनी सेक्ट में सेक्शन 133 के बारे में। उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट का जो सेक्शन होता है, थिंक आप देख लेना, ठीक है, ये सेक्शन दे रखा है। उसके बाद कुछ बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है, क्या एडवांटेज होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो इसमें क्या होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रेडिटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब कुछ पर्टिकुलर रूल बनाए हो, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो लोगों का बिलीव जो है उसके ऊपर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कंपेयर कर पाओगे, क्या कर पाओगे, आप कंपेयर कर पाओगे कि अदरवाइज क्या होता है, मैं कुछ अलग पॉलिसी फॉलो कर रहा हूँ और मेरा पड़ोसी जो सेम बिजनेस कर रहा है वो कुछ अलग पॉलिसी फॉलो कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो एज कम्पेयर टू अदर ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है उसकी वजह से। तो ये चीज को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे क्या होता है, कंपेरिजन हो पाता है। बेनिफिट टू द अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, उनको पता चलता है कि फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन सबसे उनको आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं। कुछ चीजों के बारे में एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़ता है, ठीक है। इसमें इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी हो सकता है, हेल्पफुल फॉर द गवर्नमेंट होता है, रिफॉर्म इन अकाउंटिंग थियरी। तो ये सब बेसिकली तुमको इसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस कम है, ठीक है। बस तुमको पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कब क्या क्या होता है। डिसएडवांटेज, इसको देख लो क्योंकि इसमें तीन ही डिसएडवांटेज दे रखी है आपके मॉड्यूल में, तो हो सकता है एग्जाम में तीन के साथ में एक और आ जाए और फिर पूछ ले विच ऑफ द इज नॉट द डिसएडवांटेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा डिफिकल्ट चॉइस, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, एक तो डिफिकल्ट चॉइस है, क्या है ये, डिफिकल्ट चॉइस है, कौन सा एज कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, किस तरह से अपने को हैंडल करना है वो वाला। मैकेनिकल चॉइस मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, एक बार आपने कर लिया तो फिर आप चेंज भी नहीं कर पाते, तो वो सब तकलीफ होती है। और बोलता है कि लॉ से बड़ा नहीं है, तो कभी अकाउंटिंग
और एएस में झगड़ा हुआ, अकाउंटिंग और एएस में झगड़ा हुआ तो एएस जीतता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जीतता है। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लॉ में झगड़ा हुआ तो बेटा लॉ जीतता है। समझ में आया? तो कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, कभी ओवरराइड नहीं कर सकता लॉ को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया एग्जाम के लिए तुम्हारा। क्या एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरराइड कर सकता है लॉ को? आंसर इज नो। तो ये देखिए, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैच्यू एंड हैव टू बी फ्रेम विद इन द बाउंड ऑफ प्रिवेलिंग स्टैट्यूट। ठीक है, तो आप कभी भी ओवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ को चेंज नहीं कर सकता। तो लॉ ने बोला वो फाइनल हो गया। ओके, ये आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किए गए? तो अभी तक आईसीआई ने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किए। तो अगर मैं इश्यूड वर्ड लिखता हूं, इश्यूड, तो बेटा 32 कितने इश्यूड किए? 32। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ विड्रॉल हो गए। क्या हो गए? कुछ क्या हो गए? विड्रॉल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम्हारे हो गए, मतलब वापस ले लिए गए। कौन कौन से थे वो था, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था जिसका नाम था AS6, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। याद रखना तुमको, AS6 जो था वो विड्रॉल हो गया। क्यों? क्योंकि सेम चीज बात कर रहा था AS10, तो उसमें मर्ज हो गया। देखो, अगर मैं तुमको कोई चीज स्टार्ट में बताऊं और फिर वापस सेम चीज बाद में वापस उसी में बताओ, तो दो बार क्यों बताने का? तो ये भी बोलता है बेचारे बच्चों को इतना क्यों पढ़ाने का। जब AS6 डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है और AS10 भी डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेगा, तो AS10 में उसको मर्ज कर लो। तो AS6 को मर्ज कर लिया किसमें? AS10 में, तो एक तरह से वो हट गया। इसी तरह एक और AS था, AS8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, दैट इज अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या हुआ कि वो भी बात कर रहा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज ऑल अबाउट इनटेंजिबल असेट। तो वो इनटेंजिबल असेट था, उसके बारे में तुम्हारा दूसरा एएस था, AS26, तो ये उसमें मर्ज हो गया। सो ये दोनों एएस, इन दोनों एएस में क्या हो गए? मर्ज हो गए। AS6 किस में मर्ज हुआ? AS10 में। और AS8 किस में मर्ज हुआ? AS26 में। इसका मतलब AS10 और AS26 अभी भी है, AS6 और 8 नहीं है। क्या ये तुमको समझ में आया? तो दो एएस तो यहां से हट गए क्योंकि वो क्या हो गए? मर्ज हो गए। कितने बच गए? 30। 30 में से तुम्हारे लास्ट में 3 ईयर्स थे, AS30, 31 एंड 32। ये 3 ईयर्स थे जो थे अबाउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। किसके बारे में थे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये आईसीआई ने विड्रॉल कर दिए, ये विड्रॉल हो गए। ठीक है, तो 2006 में इसने क्या कर लिया? आईसीआई ने क्या कर लिया? इसको क्या कर लिया? विड्रॉल कर लिया। सॉरी 16 में विड्रॉल कर लिए। तो 2016 में क्या हो गया? ये तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो गए बेटा? विड्रॉल हो गए। ठीक है, 2016 में क्या हो गया? ये तीनों एज क्या हो गए? विड्रॉल हो गए। तो अगर 30 में से 3 और चले गए तो आज की डेट में कितने इफेक्टिव एएस है? 27। तो अगर ऐसा एग्जाम में आया, हाउ मेनी एएस इश्यूड बाय द आईसीआई, तो 32। बट हाउ मेनी एएस आर इफेक्टिव या एक्टिव इन इंडिया, तो 27। अंडरस्टूड? तो अगर ऐसा पूछा कितने एएस अभी तक है, तो हमको कितना लेना है? 27। ठीक है, तो एट प्रेजेंट में 27 ही है। ऐसा भी पूछ लिया एट प्रेजेंट करंट में कितना एएस है, तो 27। अगर वर्ड आया इश्यूड, तो तुमको बोलना है 32। ओके, चलो उसके बाद ये लिस्ट दे रखी है, टोटल जो भी एएस थे सबके नाम दे रखे हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद कर लेने के हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आ सकता है एएस के नाम पे। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था हर किसी के ऊपर क्या है? एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे एंटिटी को, मतलब एंटरप्राइज को, कंपनीज, दुकानों को, सबको मैं दो पार्ट में बांटता हूँ। फर्स्ट कॉर्पोरेट एंटिटीज और दूसरी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब यानी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, नॉन कॉर्पोरेट मतलब कंपनी को छोड़कर। तो कंपनी में दो पार्ट में फिर कंपनी को बांटा। तो पहले मैंने एंटिटीज को दो पार्ट में बांटा, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट। फिर कॉर्पोरेट वाले को फिर दो पार्ट में बांटा, एसएमसीज और नॉन एसएमसीज। ये क्या होता है सर? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। क्या बोला मैंने? स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज अगर मैं बोलूं तो। और नॉन एसएमसी मतलब बड़ी कंपनियां। तो ये छोटू कंपनियां, छुटकू कंपनियां, चुटकू। कौन सी कंपनी है ये वाली? चुटकू कंपनी है, चुटकू कंपनी, ये चुटकू वाली है। ठीक है, और ये कौन सी कंपनी है? बड़ी कंपनियां। तो ये बड़े लोग हैं नॉन एसएमसी, और एसएमसी कौन है? छोटे लोग हैं। तो पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, कैसे पता चलेगा ये छोटू है, कौन सा पता चलेगा ये बड़ा है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एंटिटीज को मैं देखिए स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, जिसके बारे में हम बात करें एसएमसीज। तो ये देखिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कंपनी को छोटी कंपनी बोलेंगे। कौन सी कंपनी है? इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी आर नॉट लिस्टेड एंड आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया।
मतलब आपकी कंपनी का शेयर लिस्टेड नहीं होना चाहिए तब तुम छोटे हो। समझ में आया? आपकी कंपनी का शेयर लिस्टेड नहीं होना चाहिए तब आप छोटे हो। तो अगर आपकी कंपनी का शेयर लिस्टेड हो गया तो आप बड़ी कंपनी हो, जैसे रिलायंस, टाटा, वो सब बड़ी कंपनियां है, तो वो नॉन एसएमसीज में आती है, एसएमसीज में नहीं आएगी। कंपनी इज नॉट अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी। तो आप बैंक भी नहीं होने चाहिए, आप आप इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं होने चाहिए, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी भी नहीं होने चाहिए। समझ में आया? तो आप ये भी नहीं होने चाहिए। अगर आप ये हो तो फिर आप बड़े हो गए। आगे बोलते कंपनी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। आपकी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अगर 50 करोड़ से ज्यादा हो गया तुम बड़े लोग बन गए। कौन बन गए तुम? बड़े लोग। तो आपकी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी डज नॉट हैव द बोरोइंग इंक्लूडिंग द पब्लिक डिपॉजिट एक्सीडिंग 10 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। पूरे साल में कभी भी आपका जो बोरोइंग है, बोरोइंग यानी लोन, साथ में पब्लिक डिपॉजिट भी अगर मान लो आपने लिया है, तो वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 9 करोड़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 करोड़ तक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो अगर मान लो एक दिन भी, चाहे एक दिन भी, पूरे साल में एक दिन भी अगर मेरा बोरोइंग 12 करोड़ हो गया, तो आप बड़ी कंपनी हो। कौन सी कंपनी हो आप? बड़ी कंपनी। ठीक है। उसके बाद लास्ट में बोला कि आप किसी भी बड़ी कंपनी की सब्सिडी या होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप किसी भी बड़ी कंपनी की क्या नहीं होनी चाहिए? सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं छोटी कंपनी। तो छोटी कंपनी देखने के लिए मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा? बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो अगर मैं बड़ी कंपनी की बात करूं तो समझने में इजी है। समझो, बड़ी कंपनी मतलब अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, बड़ी कंपनी। अगर आपकी कंपनी बैंक, इंश्योरेंस कंपनी है, बड़ी कंपनी। अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, बड़ी कंपनी। या फिर अगर आपका बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा हो गया किसी भी दिन में, बड़ी कंपनी। क्या ये तुमको समझ में आया? ये सब नहीं है तो तुम छोटी कंपनी होगी। अच्छा, तुम्हारी होल्डिंग कंपनी बड़ी कंपनी है, मतलब तुम्हारी कंपनी तो छोटी कंपनी है जिसमें टर्नओवर भी कम है, बोरोइंग भी नहीं है, लिस्टेड भी नहीं हो, बट तुम्हारी कंपनी में जो शेयर होल्ड करती है वो कौन है? बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी सेंस रिलायंस है, तो तू भी बड़ी बन गई। समझ में आया? बड़े का हाथ तेरे ऊपर है ना, तू भी बड़ा। तो समझो, अगर बड़ी कंपनी तुम्हारे पास में है तो तुम भी क्या बन जाओगे? बड़ी कंपनी बन जाओगे। या तुमने किसी बड़ी कंपनी को होल्ड किया है तो भी तुम बड़ी कंपनी हो। तो तुम्हारा ऊपर नीचे कोई भी बड़ा है ना बेटा, तू भी बड़ा है। सिंपल। समझ में आया ये वाला? तो इन्हें क्या बोलते हैं? स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी जो दे रखी है, तो बेटा तू बन गया बड़ी कंपनी। तो आई थिंक ये इजी रहेगा समझने में। अगर अब सर इससे फर्क क्या रहेगा? तो सर अगर तेरी छोटी कंपनी है, ठीक है, तो तुझे सारे एएस एप्लीकेबल नहीं है, कुछ रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन मतलब कुछ पार्ट उसमें तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, एएस 15, एएस 19, एएस 20, एएस 29। ठीक है। और एएस 3 तुमको बनाने का काम ही नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर तुम प्राइवेट लिमिटेड हो, तुम्हारी कंपनी है जमूरा प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? जमूरा प्राइवेट लिमिटेड। तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए, तुम्हारी बोरोइंग कुछ है ही नहीं। ठीक है। और कोई बड़ी छोटी कंपनी तुम्हारे साथ में नहीं है, तो फिर तुमको एएस 3 में कैश फ्लो बनाने का काम तुमको नहीं है, तुम बच जाओगे कैश फ्लो बनाने से। समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखना। और तुम्हारे पास जो दूसरी बहुत सारे एएस ना, उसमें भी बहुत सारी चीजों को तुमको पालन नहीं करने का है, मतलब कंप्लायंस नहीं करने का है, क्योंकि तुमको उसमें क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। अंडरस्टूड? अब नॉन एसएमसीज का डेफिनेशन काफी डिफिकल्ट है। ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू नॉन एसएमसीज, मतलब जो एसएमसीज नहीं है वो नॉन एसएमसीज है, और उनके ऊपर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है फुल वे में। अंडरस्टूड? ये तो किन की बात की? कंपनीज की। किसकी बात की अपन ने? कंपनीज की बात की है। अगर मैं कंपनीज की बात नहीं करूं, नॉर्मल एंटिटी की बात करूं, बिजनेसमैन की, पार्टनरशिप फर्म की, इंडिविजुअल की, ट्रस्ट की, तो उन सब के लिए 3 लेवल दे रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है। ये सब टर्नओवर क्राइटेरिया सब तुमको याद करना है, ये तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें तुमको एमसीक्यूज मिल सकता है। अब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की बात की तो बेटा इसमें 3 लेवल हो गए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो अगर तुम्हारी कंपनी जो है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, एओपी, एचयूएफ, ठीक है, ये सब दे रखा आपको, तो फिर इन दैट केस तुमको 3 लेवल दिया जाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जैसे जुजार सर है, तो जुजार सर का बिजनेस जो है वो किस में आएगा? ऑब्वियसली वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में आएगा। किस में आएगा? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में आएगा। ठीक है। तो अब जब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की बात करूं,
तब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 3 लेवल दिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो पहले लेवल 1 देखते हैं। लेवल 1 मतलब बड़े लोग। तो अगर मान लो आपका कोई भी इक्विटी या डेब्ट क्या है, लिस्टेड है, क्या है आपका, लिस्टेड है, ठीक है। डेब्ट मतलब डिबेंचर भी है, अगर आपका डिबेंचर भी लिस्टेड है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, या आप बैंक हो, क्या हो आप, एक बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या इंश्योरेंस का बिजनेस काम करते हो, तो भी आप लेवल 1 हो, बड़े लोग हो। या फिर मान लो ऑल कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल और बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी हैविंग, या फिर मान लो सर वो तो नहीं, हम जुजार सर है, बट जुजार सर का अगर बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा हो गया किसी भी दिन को, पूरे लास्ट में नहीं देखना है, पूरे दिन, किसी भी दिन को, मतलब मान लो 1 तारीख को जुजार सर का बोरोइंग है वो 15 करोड़ था और उसके बाद तो 1 रुपया भी नहीं था, फिर भी आप लेवल 1 हो। तो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर बोला है, दैट इज फ्रॉम अकाउंटिंग ईयर कब से होता है, अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च में कभी भी तुम्हारा टर्नओवर, सॉरी बोरोइंग्स 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप लेवल 1 हो। टर्नओवर बेटा बोला 50 करोड़ से ज्यादा, कितना बोला, 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हुआ तो तू लेवल 1 है। और तू ऑब्वियसली तेरी जो होल्डिंग सब्सिडी है वो भी लेवल 1 हो जाएगी, या तू होल्डिंग या सब्सिडी का लेवल 1 है तो तू भी लेवल 1 है। तो सर लेवल 1 होने से क्या होता है, लेवल 1 होने पे सब के सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम्हारे ऊपर क्या होते हैं, एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेवल 2, अब बोल रहा है तू लेवल 2 मतलब देखो तुम लेवल 1 में नहीं आते हो, मतलब तुम्हारे शेयर लिस्टेड नहीं है, तुम्हारा टर्नओवर उतना नहीं है, तुम्हारी बोरिंग उतनी नहीं है, तो तुम लेवल 2 में आओगे। बट लेवल 2 के लिए तुमको टर्नओवर बोरिंग का ध्यान रखना है। लेवल 2 के लिए तुम्हारा बोरिंग कितना है पता है, 1 करोड़, कितना है, 1 करोड़, अंडरस्टूड। तो वहां पे कितना था पहले, 10 करोड़, यहाँ पे कितना है, 1 करोड़ से ज्यादा। तो इसका मतलब 1 से 10 के बीच का बोरिंग है तो तू लेवल 2 है, 10 करोड़ से ज्यादा बोरिंग है तो लेवल 1 है, समझ में आया। और 1 करोड़ से नीचे है तो लेवल 3 है। तो अगर मैं बोरोइंग की बात करूं तो 3 हो गई चीज, बोरोइंग में 3 चीजें होगी अपने पास। तो यहाँ पे देखिए बोरोइंग की बात करूं, बेसिकली यहाँ पे बोरोइंग और टर्नओवर अपने को देखना है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अगर तेरी बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, 10 करोड़ से ज्यादा है तो तू लेवल 1 है। अगर तेरी बोरोइंग 1 to 10 करोड़ है तो तू लेवल 2 है। और 10 करोड़, 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से तेरा बोरोइंग क्या है, लेस देन 1 CR, ठीक है, कभी भी, तो तू कौन से, लेवल 3 है। टर्नओवर देख लो क्या है, टर्नओवर में सर पहला था 50 करोड़ से ज्यादा, क्या था तुम्हारा, 50 करोड़ से ज्यादा। तो अगर तुम्हारा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तू लेवल 1 है। तेरा टर्नओवर 10 to 50 करोड़ है तू लेवल 2 है। और तेरा टर्नओवर 10 करोड़ से भी कम है तो तू क्या है, लेवल 3 है। समझ में आया ये वाला। तो टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और 50 करोड़ से कम है तो तू लेवल 2 है। और लास्ट में दे रखा है इन सबको छोड़कर कौन सा बच गया, लेवल 3 बच गया, ठीक है। तो अब उनके ऊपर ये एएस क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, ये नहीं होते, कुछ में कुछ पार्शियल एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर तुम छोटे हो, लेवल 3 हो, तो तुमको बहुत सारे लेवल एएस में क्या होती है, एग्जेम्पशंस होती है तुमको। अब यहाँ पे वापस दे रखा है तो तुमको इसमें बेसिकली याद क्या करना है, तुमको ये सब चीजें याद करनी है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट का क्राइटेरिया पूरा, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद यहाँ पे जो अपने पास आता है एप्लीकेबिलिटी, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारे के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेवल 1 के हिसाब से, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू हो रहे तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक दिन का होता है, बहुत सारी चीजें उसमें होती है, ठीक है। तो हर चीज अपन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, और ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे तुमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो है ही नहीं, थियरी वाला पार्ट है। तो बेसिकली उस एस में है क्या, मैं एक हल्का सा आइडिया आपको दूंगा, ठीक है, 10-15 मिनट में, और उसको समझा दूंगा, और उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं वो थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा AS1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, दैट इज योर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। अच्छा मैं सारे एएस नहीं कराऊंगा, मैं जो मेन एएस मुझे लगता है जो मेन है जिसमें पूछ सकते हैं वो एएस के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहला है AS1, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये क्या बोलता है कि आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो उसको डिस्क्लोज करने का, राइट। अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब वो रूल्स और मेथड जो आप फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग करते टाइम पे, उनको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि क्या आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हो, आंसर है यस, बट कब, 3 चीजें ध्यान में रखना। जब लॉ बोलता है, कौन बोलता है, लॉ बोलता है, तब आप ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हो। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है तब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हो। या बेटर प्रेजेंटेशन होगा, क्या होगा, बेटर प्रेजेंटेशन, तब आप चेंज कर सकते हो। बस ये 3 चीजें हैं,
तब आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सर अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सब चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल एडॉप्टेड बाय एन एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि क्या होता है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड नोन एज अ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड आर कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज, सारी की सारी पॉलिसी आपको करनी चाहिए, डिस्क्लोज करनी चाहिए। सच डिस्क्लोजर फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या बैलेंस शीट में आएगी? यस आएगी। कहां पे आएगी? नोट्स टू अकाउंट में। कहां पे आती है तुम्हारी? नोट्स टू अकाउंट में ये आती है। और लास्ट मेन चीज, सारे डिस्क्लोजर एक जगह पे होने चाहिए। सारे डिस्क्लोजर कहां पे होने चाहिए? एट दी वन प्लेस। तो इधर उधर नहीं लिखने हैं, एक जगह पे लिखने के हैं। Specific disclosure for the adoption of the fundamental accounting assumption is not required. This is a very important point. 3 fundamental accounting assumption है तुम्हारी, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है। पहली है गोइंग कंसर्न। कौन सी है तुम्हारी? गोइंग कंसर्न। तुमको पता होगा बिजनेस चलता है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न फंडामेंटल है। उसके बाद अक्रूवल, और थर्ड है तुम्हारा कंसिस्टेंसी। तो अगर तुम ये फॉलो कर रहे हो तो तुमको डिस्क्लोजर नहीं देने का है, समझ गए। तो अगर तुम गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो, तुमको दिखाने का नहीं है। तुम अगर अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तुमको नहीं दिखाने का है। तुम कंसिस्टेंसी, जो लास्ट टाइम मेथड फॉलो की थी वही मेथड ये टाइम भी फॉलो कर रहे हो, तुमको नहीं दिखाने का है। बट अगर ये फॉलो नहीं कर रहे हो तो दिखाने का है। तो सोचो, अगर ऐसा लिखा तुम्हारी कंपनी बंद होने वाली है, क्या इस चीज को सेपरेट दिखाना पड़ेगा? यस। और जब भी कंपनी बंद होती है ना, तुम्हारा गोइंग कंसर्न बंद होता है, तब तुम चीजों को, असेट को पता है कौन सी वैल्यू पे दिखाते हो? एनआरवी पे। किस पे दिखाते हो तुम? एनआरवी पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये भी नोट डाउन कीजिए। अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते हो तो आपको इस चीज का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। साथ ही में आप अपनी फिक्स असेट को, आप अपने स्टॉक को कौन सी वैल्यू पे दिखाओगे? एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नॉर्मली फिक्स असेट कॉस्ट पे आती है, बट जब आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करोगे तब एनआरवी पे दिखाना पड़ेगा। नॉर्मली स्टॉक कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे आता है, बट जब आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते हो तब आपको एनआरवी पे दिखाना पड़ेगा, राइट। सेकंड, अक्रूवल। तो अगर तुम अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो तुमको चिल्ला चिल्ला के नहीं बताने का मैं अक्रूवल फॉलो कर रहा हूँ, मैं अक्रूवल फॉलो कर रहा हूँ। बट तुम कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो तुमको चिल्ला चिल्ला के क्या बताने का है? कि मैं कैश सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ। तुम मेथड चेंज नहीं कर रहे हो, तुमको कुछ नहीं बोलने का है। बट तुमने एसएलएन से डब्ल्यूडीवी, फिफो से लिफो, लिफो से वेटेड एवरेज चेंज की है, तो तुमको चिल्ला चिल्ला के बोलना है कि मैंने चेंज की है। समझ में आया? तो अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो दिखाने का काम नहीं है, बट फॉलो नहीं कर रहे तो दिखाना पड़ेगा, राइट। Disclosure of accounting policy cannot be remedy a wrong or inappropriate treatment of an item of the accounts, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीज होगी। तो ये था तुम्हारा AS1। तो इसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन कौन सी होती है ये याद रखना, कब इनको डिस्क्लोज करने का कब नहीं करने का वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। जब गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं होता तब तुम चीजों को एनआरवी पे दिखाते हो, ये ध्यान रखना। ये है तुम्हारा AS1। AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। आपके पास स्टॉक होता है, स्टॉक को वैल्यू करना है, कैसे वैल्यू करोगे? तो ये आपका AS2 में दे रखा है। तो अ प्राइमरी इश्यू एन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू एट विच इन्वेंटरी आर कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंटिल द रिलेटेड रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड। यानी कि कोई चीज आपकी सेल नहीं हुई है तो आपके स्टॉक में पड़ी रहेगी, तो उसको किस वैल्यू पे दिखाना, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये स्टैंडर्ड आपको उसी के बारे में बात करता है। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको स्टॉक को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे बुक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे बुक करना चाहिए, राइट। तो ये देखिए, इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी शुड बी कंप्राइज। अच्छा, कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है याद रखना। पहला, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, जो भी आपने परचेज किया उसकी सारे खर्चा, जो भी परचेज के सब। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, क्या ऐड होता है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। और बाद में अदर कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि आपने एक स्टॉक परचेज किया, तो मान लो
मैं मोबाइल फोन बेचता है, मैं क्या बेचता है, मोबाइल फोन। तो मैंने मोबाइल फोन ऑर्डर किया, यूएस से ऑर्डर किया, तो जब यूएस से ऑर्डर किया तो मेरे मोबाइल फोन का खर्चा लगा होगा, बिल्कुल। उसको लाने में टैक्सेस लगे, और टैक्स भी ऐड होते हैं। बट कौन से टैक्स ऐड होते हैं, नॉन रिफंडेबल। सोच के देखो ना, जो टैक्स रिफंड हो जाएगा, क्या वो खर्चा हुआ है, आंसर इज नो, तो उसको ऐड नहीं करने का है। तो नॉन रिफंडेबल जो टैक्सेस लगे वो तुमको ऐड करने पड़ेंगे। फिर वहां से लेकर मुंबई तक मैंने ट्रक में लाया, तो ट्रक वाले का खर्चा भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं फर्नीचर बनाता है, तो रॉ मटेरियल से लेकर फर्नीचर बनाने में जितना भाई कन्वर्जन में भी खर्चा हुआ है, लेबर को भी पे किया है, वो सब उसकी कॉस्ट में क्या होता है, ऐड होता है। क्या ये तुमको समझ में आया? जब भी आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा उसमें कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। वो खर्चे के हिसाब से आप इन्वेंट्री निकालोगे। तो कॉस्ट का मतलब तो ये होता है। अब दूसरा वर्ड है तुम्हारा एनआरवी। क्या वर्ड है, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। दिस इज नॉट अ मार्केट प्राइस। क्या ये मार्केट प्राइस है, आंसर इज नो, वरना मार्केट प्राइस लिखता। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कितना पैसा नेट आएगा वो वाला। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। क्या मतलब होता है, जो भी आपको लगता है आपके पास गुड्स है वो कितने में बिकेगा, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, वो कितने में बिकेगा, एस्टिमेटेड प्राइस। उसमें से उसको अगर मान लो आधा अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, तो जो भी एस्टिमेट कॉस्ट तुमको लगने वाला है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीटेशन। अगर मान लो आपके पास स्टॉक है, वो मेरे पास फर्नीचर पड़ा है, ठीक है, बट वो फर्नीचर पूरा बना बनाया नहीं है, बट मुझे स्टॉक में दिखाना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक में क्या क्या इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट, ठीक है, स्पेयर पार्ट जो होते हैं वो स्पेयर पार्ट्स वो भी इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मेरा कुछ फर्नीचर अभी तक बन के रेडी नहीं है, अब मुझे स्टॉक में तो दिखाना पड़ेगा। तो जब स्टॉक में दिखाऊंगा तो उनका सेलिंग प्राइस मान लो मुझे लगता है 1 लाख रुपए, तो मैंने बोला 1 लाख सेलिंग प्राइस होगा, तो बिकेगा तो इतना पैसा आएगा। बट अभी तक वो पूरा नहीं है, तो उसके ऊपर 20,000 रुपए का खर्चा और करना बाकी है, तो इसमें से 20,000 का खर्चा और कर लूंगा माइनस, तो जाके मेरा कितना पैसा मेरे पास आने वाला है, 80,000 रुपए। तो उसका रियल में वैल्यू कितना हो गया, 80,000 रुपए, उसी को बोलते हैं एनआरवी। तो ये है तुम्हारा AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। क्या ये तुमको समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका AS2। उसके बाद है तुम्हारा AS3, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा है तुम्हारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तो ऑलरेडी अपन चैप्टर कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को चैप्टर को रेफर कर सकता है। उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी चीजें आती है, कितने डेज क्राइटेरिया होता है, वो सब आपको यहाँ पे रेफर करना चाहिए। उसके बाद AS4 है आपका, दैट इज योर कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो यहाँ पे हम उन इवेंट की बात करते हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद आते हैं। सर वो क्यों करने का, सुनो, उसका एक एएस बना हुआ है कि मान लो कोई चीज है, ठीक है, 31 मार्च तुम्हारा खत्म हो गया, तो क्या 31 मार्च को रात को 12 बजे डायरेक्ट बैलेंस शीट बन के रेडी होती है क्या, आंसर इज नो। 31 मार्च को रात को 12 बजे बैलेंस शीट बन के कभी रेडी नहीं होती है, क्योंकि बैलेंस शीट को बनाने में, अकाउंटिंग करने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो मान लो 3 महीने लग जाते हैं अपने को। अब उस 3 महीने के पीरियड में कुछ इवेंट हो गया, कुछ हादसा हो गया, तो क्या उस बैलेंस शीट में अपने को उसको रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो ये AS4 बोलता है। तो ये बोलता है कि देखो, जो भी तुम्हारा बैलेंस शीट डेट के बाद इवेंट जो हुआ, वो दो तरह के इवेंट होते हैं। एक को बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट, और दूसरे को बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट और दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अगर 31 मार्च को तुम्हारे पास कुछ कंडीशन थी, या वो एस्टिमेट बेस पे था, या तो वो एस्टिमेट बेस पे था, या तुम्हारे पास कुछ कंडीशन थी कैसा होने वाला है, तब तो तुम उसका एडजस्टमेंट कर लेना, उसे बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। बट अगर 31 मार्च को तुमको कोई आइडिया नहीं था कैसा होने वाला है, और वो ना चीज एस्टिमेट के बेस पे है, तो उसे बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या बोलते हैं उसे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अंडरस्टूड। तो ये होता है एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जो एडजस्टिंग इवेंट होता है उसका तो एडजस्टमेंट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब उसको बुक्स अकाउंट में लिखते हैं। बट जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है उसको दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट में। उसको कहां पे दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा AS4। AS5, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इसमें बेसिकली 3 चीज है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ये बोलता है जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसके बारे में बात करता है। उसके बाद सेकंड इज प्रायर पीरियड आइटम, और थर्ड है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो देखो,
यहाँ पे तुमको समझना होगा कुछ आइटम होती है ऑर्डिनरी आइटम, ऐसी आइटम जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है उन्हें क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी आइटम। और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऐसी आइटम जिसके बारे में आप सोचते नहीं हो, जैसे आग लग गई, क्या ये नॉर्मल एक्टिविटी है? नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। लॉस बाय थेफ्ट हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपको गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट मिला था, पैसा दिया था, वो पैसा वापस हो गया, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। ये बोलता है ऑर्डिनरी आइटम को तो आप नॉर्मल पीएनएल में दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे सेल, परचेज, रेंट, ठीक है। बट जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है, आपको उसका सेपरेट डिस्क्लोजर देने का है, सेपरेट उसको दिखाने का है। यानी तुम्हारा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हुआ, ठीक है, तो आपको सेपरेट दिखाना पड़ेगा। सेकंड इज प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड मतलब पहले के पीरियड की आइटम। तो कोई लास्ट की कोई गलती हुई थी, कोई ओमिशन था, कोई लिखना भूल गए थे, या तुमने फ्रॉड किया था, तो कोई भी प्रीवियस ईयर का कोई चीज है, कोई भी प्रीवियस ईयर की कोई चीज है तुम्हारे पास और करंट ईयर में मिली है, तो लास्ट ईयर में सेल लिखना भूल गया, लास्ट ईयर में रेंट लिखना भूल गया, लास्ट ईयर में सैलरी लिखना भूल गया, तो ये जो है इसे क्या बोलते हैं? प्रायर पीरियड आइटम। तो कोई भी प्रीवियस पीरियड का कोई एरर है, कोई ओमिशन हुआ है, तो उसे अपन नाम बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। तो जब भी कोई प्रीवियस ईयर का फिगर तुमको अभी मिल जाए, तो उसे नाम देना है प्रायर पीरियड आइटम, और उसको सेपरेट दिखाना है, मतलब जो तुम्हारा नॉर्मल एक्टिविटी है उसमें नहीं दिखाने का, उसको सेपरेट डिस्क्लोजर दिखाने का है कि ये प्रीवियस ईयर की गलती है जो अभी हम सुधार रहे हैं। अंडरस्टूड? ताकि यूजर को पता चलेगा कि इसमें कितना प्रीवियस ईयर का लिंक है। थर्ड इज अकाउंटिंग पॉलिसी, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? वही मेथड जो आप प्रिंसिपल जो फॉलो करते हो, अगर उसमें चेंज कर सकते हो यस कर सकते हो, बट कब? जो लॉ बोलता है, एएस बोलता है, बेटर प्रेजेंटेशन होता है, तब चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। एक होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट। एस्टिमेट समझते हो? बहुत सारी चीजें अपने को पता नहीं होती है तो हम एस्टिमेट करते हैं। जैसे एक असेट का यूजफुल लाइफ, क्या तुमको पता है कि असेट उतनी ही चलेगी? आपने एस्टिमेट किया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्या तुमको पता है? नहीं, वो तो ऑब्वियसली कितना भी हो सकता है, हमने एस्टिमेट किया। तो ये इसे क्या बोलते हैं? एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। तो ये हो गया। A6 कहाँ है? A6 तो बेटा विड्रॉल हो गया, हट गया, तो वो नहीं आएगा। उसके बाद है तुम्हारा AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये बोलता है कि देखो जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, ठीक है, जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके ऊपर ये AS7 एप्लीकेबल होता है, राइट। अब इसमें क्या होता है, आप रेवेन्यू को कैसे बुक करोगे? तो इसमें दो मेथड होती है। एक तो होता है जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए तब बुक करो। एक दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड, जितना काम कंप्लीट हुआ उसका 1% निकालो और फिर रिकॉर्ड करो। तो ये होता है तुम्हारा AS7 में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में होता है। तो देखो इसमें क्या बात कर रखी है, this the objective of this standard is to prescribe the accounting treatment of revenue and costs associated with the construction contract. Because of the nature of the activity undertaken in the construction contract, the date at which the contract activity is entered into the date when the activity is complete usually fall into the different accounting period. सही ना भैया? अगर मान लो तुम मेट्रो ब्रिज बना रहे हो तो तुम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, तुम कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर रहे हो। तुम रोड बना रहे हो तो तुम कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर रहे हो। तो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ मेट्रो ब्रिज बनाने का, वो एंटर हुआ 2020 में, और कंप्लीट कब हो रहा है? 2030 या 40 में। तो इतने लंबे अकाउंटिंग पीरियड में किस वे से मैं रेवेन्यू दिखाऊंगा, वो सब यहाँ पे पता चलता है अपने को। द प्राइमरी इश्यू ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज द अलोकेशन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। जो कॉस्ट होगा उसको कैसे बांटने का है, रेवेन्यू जो मिला उसको कैसे पीरियड में बांटने का है, वो सब अपन यहाँ पे इस AS में पढ़ते हैं, AS7 में, ठीक है। उसके बाद आता है AS9 रेवेन्यू रिकग्निशन। तो यहाँ पे AS9 में क्या होता है कि देखो आपको रेवेन्यू को कब बुक करने का है, मतलब तुम सेल कर रहे हो तो सेल को कब बुक करना चाहिए, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड हो रहा है, रेंडिंग ऑफ सर्विस हो रही है, ठीक है, अदर आपका इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट होता है, उनको कैसे बुक करना है? तो इसका सिंपल आंसर है, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो जाए, सामने वाले को ट्रांसफर हो जाए, उस टाइम पे हमको रेवेन्यू बुक करना चाहिए। समझ में आया? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो जाए, सामने वाले को क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तब अपने को करना चाहिए, रेवेन्यू बुक करना चाहिए। तो ये डेफिनेशन तुमको याद होनी चाहिए कि रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए, जब क्या हो जाए, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तब अपने को रेवेन्यू करना चाहिए, बुक करना चाहिए। अंडरस्टूड? इंटरेस्ट जो होता है ना उसको टाइम बेसिस पे करते हैं, इंटरेस्ट को किस बेस पे करते हैं, टाइम बेस पे। और डिविडेंड को करते हैं जब राइट टू रिसीव अपने को मिल जाए, क्या मिल जाए अपने को, राइट टू रिसीव अपने को मिल जाए, तब बुक करते हैं। अब बात करें AS10 की, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। एक्चुअल में इसका पहले नाम हुआ करता था फिक्स असेट, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट। अब उसका नाम चेंज हुआ, उसका नाम क्या बोला, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो पहले का नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट,
ये हटा नहीं, बस नाम चेंज हुआ, ठीक है। तो फिक्स असेट को भी क्या बोला, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। तो यहाँ पे नाम दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 चीजें आती है, इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी आती है। तो कोई भी फिक्स असेट, कोई भी तुम्हारा फिक्स असेट जो है ना वो इसके अंदर अकाउंटिंग होता है। तो फिक्स असेट को तुम किस बेस पे अकाउंटिंग करोगे, एएस 10 के हिसाब से, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। ये एस भी यही बोलता है कि जब भी आप कोई फिक्स असेट परचेज करते हो तो उसको लाने में जितना भी खर्चा हुआ उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे और उसको उसी कॉस्ट में ऐड कर लो। तो मैं एक एसी लेने गया, एसी लेके आ गया और इंस्टॉल कराने का 1000 रुपये खर्चा हो गया, तो क्या ये 1000 रुपये एसी कॉस्ट में ऐड होगा? यस। तो मान लो 10,000 में एसी लिया, 1000 रुपये खर्चा किया, तो रियल में मुझे एसी 11,000 में पड़ा। दिस इज माई फिक्स असेट कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद उसमें रीवैल्यूएशन भी होता है, क्या मैं एसेट को रीवैल्यू भी कर सकता हूँ? यस, आप रीवैल्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपका एएस 10 में है। उसके बाद है एएस 11, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने कोई लोन लिया है या आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, बट इंडिया में नहीं किया, आउट ऑफ इंडिया किया, फॉरेन में किया है, तब यहाँ पे आपका आता है एएस 11 और उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला, ठीक है। इसमें 3 चीजें आती है बेसिकली, एक तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन किया है, एक फॉरेन में मान लो मेरा बिजनेस है, फॉरेन ऑपरेशन, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 3 चीजें इसमें आती है बेसिकली। आपके मॉडल में दो ही दे रखी है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। बेटा जब गवर्नमेंट से पैसा मिलता है ना अपने को, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट बोलता है। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, दिस इज द असिस्टेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने को हेल्प करता है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कुछ कंडीशन देता है, अगर अपन उसको पूरा करेंगे तो अपने को ग्रांट मिलेगी, ठीक है। तो मान लो मुझे बोला कि जुझार सर आप जाके क्या कीजिए, बिहार में जो नंगे पुंगे बच्चे घूम रहे हैं ना छोटे छोटे, उनको जाके पढ़ाइए। तो मैंने बोला ठीक है, और गवर्नमेंट ने मुझे पैसा दे दिया उसके लिए, तो उसका अकाउंटिंग इसमें होगा एएस 12 में, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट में। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो उसको मुझे किस वैल्यू पे दिखाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो आपका दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये ध्यान से सुनना, आपके दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। एक कौन सा होता है शॉर्ट टर्म, एक कौन सा होता है लॉन्ग टर्म। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया और उस दिन से मैं सोचता हूँ कि इसको 12 महीने तक अपने पास में रखूंगा, तो बोलेंगे शॉर्ट टर्म, मतलब 12 महीने में बेच दूंगा, सॉरी, तो उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म। पर अगर आपको लगता है कि 12 महीने के बाद मैं उसको बेचूंगा, तो उसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होता है वो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर पे होता है, सुनो ध्यान से, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर पे शॉर्ट टर्म होता है। बट लॉन्ग टर्म जो होता है वो हमेशा कॉस्ट पे होता है। वो किस पे होता है, कॉस्ट पे। तो ये आप सब लिखते जाओ, शॉर्ट टर्म जो होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट पे। पर अगर आपका लॉन्ग टर्म में कोई परमानेंट डिक्लाइन हो जाए, तो आपको उस डिक्लाइन का वैल्यू कम कर लेने का है। सर समझा नहीं? तो मान लो मैंने क्या किया, मैंने जेट एयरवेज के शेयर में इन्वेस्ट किया और मुझे लगता है कि मैं 10 साल तक इसके शेयर को बेचूंगा नहीं, तो कौन सा हो गया, सर लॉन्ग टर्म। तो इसका जो कॉस्ट होगा ना वही मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा, मेरी बैलेंस शीट में वही दिखेगा। बट जेट एयरवेज में गड़बड़ हो गई, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको पता है घपला हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो अब क्या हुआ, उसका शेयर का वैल्यू मतलब परमानेंट नीचे आ गया। अब जो नीचे आया ना, जितना वैल्यू कम हुआ ना, उतने से मैं क्या कर सकता हूँ, उसका वैल्यू कम कर सकता हूँ, कॉस्ट को कम कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अमालगमेशन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है, ठीक है, मतलब तुम और मैं मिलके हम बन जाते हैं, ठीक है। एक कंपनी ए, एक कंपनी है बी, और अब नई कंपनी बन गई ए बी, दोनों को मर्ज करके, तो उसे बोलते हैं अमालगमेशन। एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या होता है, कंपनी के मान लो कोई एम्प्लॉय है, जैसे एम्प्लॉय है, तो उनका पीएफ होता है, उनका ग्रेजुएटी फंड होता है, उसकी अकाउंटिंग सारी इसमें होती है। बोरोइंग कॉस्ट में क्या होता है कि आपने कोई लोन लिया है, ठीक है, और आपकी असेट जो है क्वालिफाइंग असेट है। सर क्वालिफाइंग असेट मतलब ऐसी असेट जो बनने में टाइम लेती है, ठीक है। तो जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है, जो आपने लोन का पैसा पे किया है, जो लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाएंगे, उसको उस असेट की कॉस्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट बोरोइंग कॉस्ट। उसके बाद सेगमेंट रिपोर्टिंग, कंपनी के अलग अलग सेगमेंट होते हैं, इसको अपन थोड़ा बाद में अलग से पढ़ेंगे। एएस18 में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ठीक है, आपकी जो रिलेटेड पार्टी, आपकी होल्डिंग कंपनी, आपकी सब्सिडी कंपनी, ऐसे लोग जो आपके में मोर देन 5% होल्ड करते हैं, उनका सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ता है। एस19 में लीजिंग होता है। लीजिंग में क्या होता है, आप एक असेट को रियल में खरीद रहे हो पर दिखा रहे हो कि मैंने रेंट पे लिया, तो उसे बोलते हैं एस19 लीज वाला। एस20 ईपीएस, मतलब जो भी प्रॉफिट कमाया है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर लो, तो एक के हिस्से में कितना अर्निंग आया, उसे बोलते हैं ईपीएस। ES21 इज अ सेपरेट चैप्टर, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपका सेपरेट चैप्टर है।
22 में क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इसमें तुमने पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग में प्रॉफिट अलग होता है, इनकम टैक्स में अलग होता है, अकाउंटिंग में अलग, इनकम टैक्स में अलग। तो फ्यूचर में हो सकता है ज्यादा बढ़ना कम बढ़ना, तो वो सब इसमें अपन देखते हैं ES 22 में। ES 23 में ये तुम्हारा CFS वाला है, बट तुम्हारा एसोसिएट भी साथ में होता है। उसके बाद होता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, तुम्हारा बिजनेस तुम फ्यूचर में बंद करने वाले हो, तो किस तरह से उसका डिस्क्लोजर करने का है, ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में आता है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या होता है, आप बीच में 3 महीने 6 महीने में बैलेंस शीट बना रहे हो, तो कैसे बनाओगे, उसे ES 25 में होता है। इनटेंजिबल असेट, इसमें ऐसी असेट जो तुम्हारी क्या होती है इनटेंजिबल, उसकी कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, वो सब यहाँ पे आता है। ES 27 में तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, तुमने जॉइंट वेंचर किया उसमें तुम्हारा कैसा इंटरेस्ट है वो सब दिखाया जाता है। ES 28 में इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, ठीक है, आप असेट को रीवैल्यू कर सकते हो, तो उसका जो वैल्यू कम हुआ उसको कैसे आपको दिखाने का है, वो सब आता है। ES 29 में प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट असेट। देखो प्रोविजन क्या होता है कि आपको पता है कि एक फिक्स खर्चा तुम्हारा होने वाला है, तो उसके लिए तुम अभी से प्रोविजन बना लोगे, अभी से बुक कर लोगे, उससे बोलते हैं प्रोविजन। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है कि ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड ऑन अनसर्कम, आपकी जो अनफेवरेबल सिचुएशन होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसका रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो मान लो मेरे ऊपर किसी ने केस कर लिया, अब बताओ ये पैसा मुझे पे करना भी पड़ सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता है, तो क्या मेरे हाथ में है? नहीं, मेरे फेवर में भी आ सकता है, मेरे अगेंस्ट में भी आ सकता है, तो इसे बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। और इसी तरह मैंने किसी पे केस किया तो पैसा आएगा, जब आएगा की बात करेंगे तो कंटीजेंट असेट। ये थे आपके टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, बट उसमें से दो तो हमने पढ़े नहीं, तो कितने पढ़े अपने 27। अब इसमें जितना मैंने बोला उतना आप अगर ध्यान से सुन लो तो इनफ हो गया, ठीक है। उसमें जैसे आपको 2-3 चीजें मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा डिटेल में पढ़ाया था, तो उनको आपको ध्यान रखना है। अब आती है बात IFRS की। फुल फॉर्म जरूर याद करना, फुल फॉर्म जरूर याद करना। IFRS का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एग्जाम में आने के चांसेस हाई होते हैं, सब सिमिलर लिखेंगे, तुमको फुल फॉर्म याद होना सबका जरूरी है। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये बोलता है कि देखो इंडिया में तो AS चल रहा है, अब उनका लेटेस्ट वर्जन जो आया उसे बोलते हैं इंड AS, ठीक है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले तुम्हारा था गैप, गैप का फुल फॉर्म लिख दो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या नाम है, फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इंडिया वाले जो फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फॉरेनर जो फॉलो करते थे, बहुत सारे कंट्री मिलकर फॉलो करते थे, उसे बोलते हैं IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हम इंडिया वाले क्या करते हैं, हम फॉलो तो उनको ही करते हैं, कॉपी उनको ही करते हैं, बट लिखते हैं हमने अपना बनाया, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एडॉप्शन और कन्वर्जन। अगर आप सिमिलर सेम का सेम फॉलो कर रहे हो उसे बोलते हैं एडॉप्ट किया, क्या बोलते हैं उसे, एडॉप्ट किया। बट अगर आप उसमें कुछ चेंज करके करते हो तो उसे बोलते हैं कन्वर्ज किया। तो इंडिया वालों ने किया कन्वर्ज, एडॉप्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि कुछ चेंजेस किया उसने थोड़े बहुत, तो हमने किया कन्वर्ज। अब ये IAS में क्या हुआ, इंटरनेशनली उसका नया वर्जन आया, जैसे मोबाइल में अपडेटेड वर्जन होता है वैसे इसका भी नया वर्जन आया, और उसका नाम हुआ IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंडिया वालों ने भी फिर इसको कॉपी पेस्ट किया और उसका नाम चेंज किया इंड AS, बट हमने अपने हिसाब से चेंजेस किए इसलिए अपन ने बोला कन्वर्ज किया, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है IFRS का नीड क्यों है तुमको इंडिया में, ठीक है, ये बोल रहा है कि भैया इंडिया में IFRS का नीड क्यों है, क्योंकि सिंपल है, फॉरेनर लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो उनको अपनी बैलेंस शीट नहीं समझेगी, उनको उनकी बैलेंस शीट समझेगी जो जिस वे में वो पढ़ते हैं, तो उसके लिए अपने को चाहिए कि हम उनको उसी उनकी लैंग्वेज में बैलेंस शीट बना के दे, इसके लिए जरूरत पड़ी। तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो की वजह से क्या हुआ, अपने को जरूरत पड़ी है कन्वर्जन की, ठीक है, ताकि अपना बिजनेस जो है एक्सपांड हो पाए, अलग अलग देश में लोग समझ पाए। तो यही सब थियरी के रूप में दे रखा है, आप जस्ट गो थ्रू कर लेना, ज्यादा डिटेल में जाने का काम नहीं है, आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। अब जो यहाँ पे देखिए, ये जो IAS इंटरनेशनल आपकी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, तो इंडिया में बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IAS ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसका बोर्ड बन गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनली बनाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो उसके पीछे भी बोर्ड लगा दो, बी लगा दो। तो ये जो बोर्ड है ना वो क्या करता है, ये काम बनाने का करता है। तो देखो उसके बारे में बताया गया है कि IASB का फुल फॉर्म याद रखो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। ये जो है ये कौन है, ये बेसिकली लंदन का बेस्ड ग्रुप है, तो ये कंट्री का नाम भी तुमको याद रखना है। IASB जो है
ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अपने देखे हैं ये बेसिकली कहाँ से आए, लंदन से, ठीक है। तो लंदन का एक बेस्ड ग्रुप है, ठीक है, जो एक कमिटी बनी हुई थी IASC, तो इसका फुल फॉर्म याद रखो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। तो IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, उसका बी लगा तो बोर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो फुल फॉर्म आ गया, जिसमें मोर देन कितनी 75 कंट्रीज है जो मिलके बनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सब आप एक बार गो थ्रू कर लो, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। जो फुल फॉर्म है वो अच्छे से याद कर लो। उसके बाद IFRS द ग्लोबल स्टैंडर्ड, तो वो तो है ही है भैया, इसमें भी फुल फॉर्म याद रखो। IFRIC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। उसी तरह SIC का स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी, ये फुल फॉर्म याद रखना आपको, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म जरूर याद कीजिएगा। आगे देखिए, IFRS आर कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड, ये भी याद रखना है। IFRS को कौन सा बेस्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। तो ये नाम याद करना जरूरी है, प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड अपन आई सेट ऑफ स्टैंडर्ड मानते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इतना है नहीं, ये सब तो ठीक है, आपको इतना याद भी नहीं होगा, करूँगा तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अब ये कन्वर्ज हो गया इंडिया में, ये सब थियरी वाला इतना है, ठीक है, आप देख लो, जस्ट गो थ्रू करो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इंडियन गैप, ठीक है, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन जो हुआ था आपका, तो ये सब आपको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। तो क्या एक बार अगर आपने गो थ्रू किया है ना, तो वर्डिंग सुने सुना लेंगे, तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि उसमें से तुमको कोई ऑप्शन मिल जाए, तो नहीं करने से अच्छा तुम्हारा वो हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। उसके बाद ये सब दे रखे हैं, कैश फ्लो जो है वो IAS 7 में बनता है, ठीक है, और इंडिया में AS 3 में बनता है। तो ये सब दे रखा है, जस्ट गो थ्रू कीजिए, ज्यादा इतना एकदम कंटिन्यू पढ़ने से मतलब नहीं है, जस्ट गो थ्रू कर दो एक दो बार बस, ठीक है। अब जैसे AS की लिस्ट थी वैसा अब बेटा IFRS का भी लिस्ट है, अगर आप ट्राई करना नाम याद करने की, अगर हो तो अच्छी बात है, कुछ लॉजिक लगा के कुछ ट्रिक लगा के, नहीं हो तो फिर देखो फिर इतना सब कुछ कंफ्यूज हो सकते हो, तो ओके चलेगा, ठीक है। तो बस ये था आपका चैप्टर नंबर 10 मॉड्यूल का, ठीक है, जिसमें हमने बात की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो आई होप आपको समझा होगा इसमें किस वे से कैसे क्या पढ़ना है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर, हे गाइस, अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 11, दैट इज अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज। ठीक सुना आपने, आज हम किसकी बात करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी पूरा थियोरी टाइप का चैप्टर है पूरा तुम्हारा, ठीक है, इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। लास्ट एग्जाम में ICSI ना आपके इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो मतलब जिसको आप छोड़ के जाते हो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे जितना हो सके उसको पढ़ने की। वैसे तो ये बोरिंग होता है खुद में पढ़ने में, बट मैं ट्राई करूंगा कि जो जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर MCQs आ सकता है, उसको मैं हाईलाइट कराऊंगा, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए अलग अलग बॉडीज के बारे में बात करेंगे जो आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड होती है। पहली जो अकाउंटिंग बॉडी है वो है तुम्हारा द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, CA वालों का इंस्टीट्यूट, जो मैं हूँ, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जो मेरा इंस्टीट्यूट है जिससे मैं पढ़ा हूँ, जिससे मैं CA बना हूँ, उसी का बोलते हैं ICAI। तुम्हारा जो है कंपनी सेक्रेटरी का उसका नाम है ICSI, राइट। तो जो मेरा वाला है उसे बोलते हैं ICAI, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो फुल फॉर्म आई थिंक आपको याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। हा इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी बॉडी है वो, स्टैट्यूटरी बॉडी है एक, एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। किसके थ्रू एस्टेब्लिश हुई है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये ऐसी कंपनी एक्ट से नहीं बनी है, ये किस एक्ट से बनी है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है। इन चीजों पे ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये किस चीज से बनी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। तो MCQs में आ सकता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कौन से एक्ट से बना है, कंपनीज एक्ट से बना या इससे बना या इससे बना है, तो कौन से एक्ट से बना है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और उसका एक्ट जो बना हुआ है वो कौन सा है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का कौन सा एक्ट है, 1949। तो ये ईयर जो है वो आपको याद रखना है, कौन सा है, 1949। तो ये आप ईयर जरूर याद रखिएगा, कौन से एक्ट में बना है, 1949 में, ठीक है। एक्ट नंबर भी दे रखा है, तो अगर ये भी याद करो तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो एक्ट नंबर भी आपको दे रखा है, ये भी आप अगर याद रखो तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा।
फॉर रेगुलेटिंग द प्रोफेशनल of Chartered Accountant of India in the country. The institute function under the administrative control of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. किसके कंट्रोल में है? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से क्या है कंट्रोल में? ये ICI अपना है. The ICI is the second largest professional body. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा बॉडी अपना ICI? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा है? सेकेंड. कौन सा है अपना? सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी है ICI. ठीक है, इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा. पहला कौन सा है? पहला इंग्लैंड का है. तो अपना दूसरा कौन सा है? इंडिया वाला. ठीक है, with the strong tradition of service of the Indian economic in the public interest. Now, the affair of the ICI are managed by a council in accordance with the provision of the Chartered Accountant Act 1949 and the Chartered Accountant Regulation 1988. तो उसके एक्ट के थ्रू मैनेज होता है. Over a period of time, the ICI has achieved recognition as a premier accounting body not only in the country but also globally for maintaining highest standard in technical and ethical spheres and the sustaining stringent एग्जामिनेशन एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड. ठीक है, तो ऑब्वियसली आईसीआई का तुमको पेपर पता ही है कितना टफ रहता है, कितना कम रिजल्ट रहता है, तो उसके हिसाब से इसने मेंटेन रखा हुआ है. सिंस 1949 द प्रोफेशन हैज ग्रोन लिव्स एंड बाउंड इन द टर्म्स ऑफ मेंबर एंड स्टूडेंट बेस. अब ऑब्जेक्टिव क्या थे ये देख लीजिए, इसको सिर्फ गो थ्रू कर सकते हो. मतलब इसमें पढ़ने लायक, याद करने लायक क्या चीज हुई? एक्ट हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडी हुई, पार्लियामेंट एक्ट हुआ, सेकंड लार्जेस्ट है, तो इन सबको याद रखना है. बाकी ये सब ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट the profession of accountancy, obviously to educate the student and its member and the conduct the examination of the chartered accountancy course, to conduct continue professional education of member, to conduct post qualification courses, to formulate accounting standard. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करना भी किसका काम है? ICI का काम है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव उसका हो गया. to prescribe standard auditing procedure, to lay down the ethical standard, to monitor quality through peer review, to ensure standard of performance of member, to exercise discipline jurisdiction, to conduct financial reporting review, to provide input on policy matter to government. तो आई थिंक इसको जस्ट गो थ्रू करो. याद करने लायक चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसमें याद करना है. ये था आपका ICAI. दूसरा जो आपको पता होगा दैट इज ऑल अबाउट द कॉस्ट अकाउंटेंट. ठीक है, मतलब अगर आपको CA बनना है तो ICI, बट तुम्हें कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है तो CA वाला काम नहीं चलेगा. उसके लिए अलग से अपना एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, उसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अर्स्टवाइल द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. पहले इसका नाम ये था, अभी ये हो गया. was the first established in 1944. ये ईयर याद रखिए. ICAI जो है वो 1949 में हुआ था, बट ये जो है 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था. राइट, चलिए. एज अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, तो वो पहले कंपनी बना था. क्या था वो? पहले एक कंपनी था जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुआ था विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द प्रोफेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी. राइट, on 28 May 1959 the institute was established by a special act of parliament, namely the Cost and Work Accountant Act 1959, as a statutory professional body for the regulation of the profession of cost and management of accountancy. तो स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल बॉडी कब बना? 1959 में. समझ रहे हो? 1944 में कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो रजिस्टर हुआ, बट एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी उसको जो मिला है, आइडेंटिटी मिली है, वो कब मिली है? 1959 में. डेट याद करो तो वेल एंड गुड है, तो अगर आप डेट भी याद करते हो तो यहाँ पे क्या होगा? वेल एंड गुड होगा. राइट, उसके बाद इट हैज सिंस बीन कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूटिंग द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक क्लाइमेट ऑफ द कंट्री. उसके बाद यही सब दो तीन चीजें दे रखी है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है वो सब है. तो ऑब्वियसली कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट के बारे में बात करता होगा कि कैसे आपको किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या रखना चाहिए, किस तरह से कैलकुलेशन करना है, क्या उसमें ऐड करना है, क्या लेस करना है, वो सब ये बताता है. राइट, अब बात करते हैं हम IFRS फाउंडेशन की. आई थिंक नाम तो सुना ही होगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको IFRS का मतलब क्या होता है. राइट, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसके बारे में बात करता है. तो आज हम उसके फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं. सर फाउंडेशन क्यों है, क्या है वो? तो मैंने बोला देखो, ग्लोबली जो भी हाई क्वालिटी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो मेंटेन करता है ना, वो कौन करता है? IFRS फाउंडेशन करता है. तो एक बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, उस बोर्ड को कौन कंट्रोल करता है? IFRS फाउंडेशन. सो यहाँ पे देखिए, द IFRS फाउंडेशन इज द नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन responsible for the developing a single set of high quality global accounting standard known as the IFRS standard. जो IFRS स्टैंडर्ड बनाता है वो कौन बनाता है? IFRS फाउंडेशन.
द मिशन ऑफ द फाउंडेशन इज टू डेवलप standard that bring transparency, accountability and efficiency to financial market around the world. तो सिंपल सी बात है ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी रखने का लिए, ठीक है। आगे बोलता है कि ये क्या करता है, एक ट्रस्ट का भी बनाता है, ठीक है। इसका एक ट्रस्ट होता है, ठीक है। वो कैसे होता है वो आगे अपन देख रहे हैं यहाँ पे। आगे बोल रखा है यहाँ पे, देखिए ये सब ठीक है, आप गो थ्रू कीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बताऊंगा यहाँ पे, आप बाकी सब गो थ्रू कर सकते हो। आपको भी फोकस किस पे करना है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ ना, उन पे आपको खास फोकस करना है। उसके बाद द आईएफआरएस फाउंडेशन 3 टायर स्ट्रक्चर, कितने टायर का स्ट्रक्चर उसका, 3 टायर स्ट्रक्चर है, तो ये भी याद रखना। तो IFRS फाउंडेशन हैज a 3 टायर governance structure based on the independent standard setting board of expert, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, वो बोर्ड ने उसको बनाया हुआ है इस तरह से। गवर्न एंड ओवरसीन बाय ट्रस्टी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो अलग अलग ट्रस्टी, अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग जो उनके ट्रस्टी होते हैं, वो सब इनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मेशन का, ट्रस्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है ये दे रखा है। द ट्रस्टी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस एंड ओवरसाइट ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। तो हु इज द रेस्पॉन्सिबल, ट्रस्टी। एग्जाम में आ गया, हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड गवर्नेंस एंड ओवरसाइट। तो अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, डायरेक्टर, प्रमोटर, कौन, तो ट्रस्टी कौन होते हैं यहाँ पे, ट्रस्टी लोग क्या होते हैं यहाँ पे, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरह से एमसीक्यूज में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आगे, ठीक है, ये ट्रस्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कहाँ तक नहीं होती है, ये आप गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल। क्या पढ़ेंगे अपन, आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल के बारे में, ठीक है। एडवाइजरी काउंसिल एक्चुअल में है क्या, तो एडवाइजरी जो काउंसिल है वो एक्चुअल में क्या है, एक फॉर्मल एडवाइजरी बॉडी है। क्या है, एक फॉर्मल एडवाइजरी बॉडी है जो आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी IASB एंड ट्रस्टी ऑफ द IFRS फाउंडेशन के को क्या करती है, एडवाइस देती है, राइट। तो बेसिकली क्या एक फॉर्मल एडवाइजरी बॉडी है जो आपको इन ऑर्गेनाइजेशन क्या देती है, एडवाइस करती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ ग्रुप दैट आर अफेक्टेड बाय एंड री इंटरेस्टेड इन द फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड। तो ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रुप मेंबर होता है, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रोफेशनल लोग होंगे जिनका इंटरेस्ट किसमें होता है, जो IASB होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, या IFRS के, उन सब के अंदर क्या होता है, इनका इंटरेस्ट होता है और उनसे अफेक्ट होता है। तो उन सब लोगों का अलग अलग क्या होता है, ग्रुप होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको एडवाइस देने का काम करते हैं। This include investor, financial analytics, and other user of financial statement as well as the preparers, ठीक है, academians, auditors, regulator, professional accounting bodies and standard setters। तो यहाँ पे इतने सारे प्रोफेशनल लोग होंगे जो इसके अंदर होते हैं, ठीक है, जो इसको हेल्प करते हैं, मतलब लोगों को एडवाइस देते हैं कि इस तरह से काम करना चाहिए। किसको एडवाइस देते हैं, लोगों को, मतलब बोर्ड को। IASB को क्या करते हैं, ये एडवाइस देते हैं, राइट। टोटल मिला के 43 ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड आर रिप्रेजेंटेड ऑन द एडवाइजरी काउंसिल। 43 ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ऑल ओवर वर्ल्ड से, वो इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब इतनी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें क्या है, इंक्लूड है, जो ये काम करती है। और विथ 49 इंडिविजुअल मेंबर, और उसके अंदर 49 इंडिविजुअल मेंबर भी है। 3 एडिशनल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफिशियली ऑब्जर्वर्स, तो यहाँ पे 3 ऑफिशियल ऑब्जर्वर भी है। मेंबर ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टी, और उसका जो मेंबर होता है एडवाइजरी काउंसिल का, वो कौन अपॉइंट करता है, ट्रस्टी जो है वो क्या करते हैं, इसको अपॉइंट करते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है ये ध्यान से सुनना। द एडवाइजरी काउंसिल मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 days इन लंदन। तो एडवाइजरी जो काउंसिल है वो साल में 2 बार क्या करती है, मीटिंग करती है, ठीक है। साल में कितनी बार, 2 बार, और कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और कहाँ पे करती है, लंदन में करती है, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना है। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एक्टिविटीज, द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, the director of implementation activities, board member and staff who are responsible for the items on the advisory council meeting agenda are normally required to attend the meeting। इसमें ये लोग सब आते हैं।
ओके। उसके बाद इसमें किन चीजों के बारे में बात होती है, किस चीज के बारे में कंसल्ट करती है आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल, किसको, बोर्ड को। टेक्निकल एजेंडा होता है उसमें, प्रोजेक्ट प्रायोरिटी होती है, कौन से प्रोजेक्ट को पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। प्रोजेक्ट इश्यू रिलेटेड टू द एप्लीकेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईएफआरएस स्टैंडर्ड, पॉसिबल बेनिफिट, कॉस्ट क्या रहेगी, वो सब के बारे में क्या करते हैं, इनको एडवाइस देती है। क्या करती है ये, एडवाइस देती है, आपको इस वे से करना चाहिए। और उनको कोई तकलीफ होगी तो बताएगी हमारी इधर ये तकलीफ है, थोड़ा इस हिसाब से कीजिए। अंडरस्टूड। तो ये तुम्हारा क्या है, ये है एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे ट्रस्टी, ठीक है, क्या पढ़ा था आपने, ट्रस्टी ऑफ द आईएफआरएस। तो सबसे पहले कौन अपन होता है, ट्रस्टी होता है। और ट्रस्टी फिर किसको अपन करते हैं, ऑब्वियसली एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर को करेंगे। अब ट्रस्ट के बारे में जब मैंने बात की थी तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रस्टी जो होते हैं ना, वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, गवर्नेंस और ओवरसाइट के लिए, ठीक है। मतलब बोर्ड को गवर्नेंस करने का काम ये करते हैं। क्या ट्रस्टी आईएफआरएस स्टैंडर्ड जो है बनाएंगे, आंसर इज नो। वो स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में कुछ काम नहीं करते। तो अगर मैं ध्यान से बताऊं तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, ट्रस्टी का काम क्या है, किन चीजों में ट्रस्टी का काम आता है। तो ट्रस्टी सर एक तो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम जो होगी उनको सॉल्व करने में काम आएगा, बजट रिलेटेड इश्यू होंगे उसमें अपना हेल्प करेंगे, और ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा ना उसको सेट करने में हेल्प करेंगे। ट्रस्टी हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन आईएसबी स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस रिलेटेड एक्टिविटी, मतलब वो कोई भी स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में उनका काम नहीं रहेगा। ओके, तो ये तुम्हारे कौन होते हैं, ट्रस्टी लोग होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ट्रस्टी जो लोग होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, ट्रस्टी आर अपॉइंटेड फॉर द रिन्यूएबल टर्म्स ऑफ 3 ईयर। कितने टर्म्स के लिए होती है, 3 ईयर के लिए ट्रस्टी क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये हो गया काउंसिल का, हो गया। आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कौन सा पढ़ने वाले अपन, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बोर्ड बनाया गया है ये बेसिकली काम क्या करता है, तो ये जो पब्लिक सेक्टर की जो एंटिटीज है उनको क्या करता है, गाइडेंस देता है और उनके लिए एक स्टैंडर्ड का फॉर्मुलेशन करता है। समझ में आया। तो पब्लिक सेक्टर वाली जो कंपनीज है या पब्लिक सेक्टर की जो एंटिटीज है उनके लिए ये बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ पे देखिए, द IPSASB डेवलप्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस फॉर द यूज बाय पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। The structure and the process that support the operation of the IPSASB are facilitated by IFAC, ठीक है। The IPSASB receives support financial direct and in kind too from the Asian Development Bank, the Chartered Professional Accountancy of Canada, the South African Accounting Standard Board and the Government of Canada, New Zealand and Switzerland। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कंट्रीज की जो बैंक्स है, जो बोर्ड्स है, उनका सपोर्ट इसको मिलता है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक का पैसा, अलग अलग देश के पब्लिक का पैसा उसमें लगा होता है बैंक में, राइट। तो जैसे मान लें आपको पता का स्विस बैंक, तो वहां पे सब लोगों का पैसा है, किंग का है, आपको सबको पता ही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहां पे इन्होंने क्या किया, एक बोर्ड बनाया हुआ है ताकि कल उठे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसके लिए उनके लिए जो रेगुलेशन बनाने का, जो स्टैंडर्ड बनाने के है ऐसी बैंक के लिए, वो काम कौन करता है, IPSASB। फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो क्या करता है, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के लिए क्या बनाता है, स्टैंडर्ड बनाता है। तो एमसीक्यूज में आ गया, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के लिए बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है, उनको रेगुलेट करने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए, वो कौन सा बोर्ड है, और तीन चार नाम दे दिया, उसमें ये भी होगा IPSASB। अंडरस्टूड। मे भी एग्जाम में फुल फॉर्म ना होकर शॉर्ट में भी दे दे, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए उसका काम क्या है, क्या स्ट्रेटेजी बनाना है। तो नॉर्मली सिंगल स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव है उसका, क्या है, 3 मेन काम है उसका। फर्स्ट वन, डेवलपिंग हाई क्वालिटी पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड बनाने का, हाई क्वालिटी के पब्लिक जो इंटरेस्ट में होंगे वो क्या बनाने के, इंटरेस्ट स्टैंडर्ड बनाने के। डेवलपिंग अदर पब्लिकेशन फॉर द पब्लिक सेक्टर, और कुछ पब्लिकेशन उनको इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए जो बुक्स होगा, जो न्यूज लेटर होंगे, वो सब बनाने का काम ये करती है। रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द IPSAs एंड द बेनिफिट ऑफ देयर एडॉप्शन, और उसको बताने का हमारी ये बोर्ड है, इसके बारे में आप एडॉप्ट करो अच्छा रहेगा, ऐसा ये सब काम ये करती है, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ये दे सकते हो। सिंस 1997 द IPSASB हैज डेवलप्ड एंड इश्यूड a suite of 38 accrual standard। 38 स्टैंडर्ड अभी तक उसने इश्यू किया, कितने इश्यू किए, 38 स्टैंडर्ड उसने क्या किया, इश्यू किए, जिसमें से 4 तो है विड्रॉल हो गए,
तो 34 एक्टिव है, बट आपको ये याद रखना है कितना स्टैंडर्ड इश्यू किया उसने, 38 स्टैंडर्ड क्या किया उसने इश्यू अभी तक किए हैं। ठीक है, बाकी आप गो थ्रू कर सकते हो, मतलब एक बार रीड मार लो काफी हो गया। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। चलो अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल FRC यूके वाला। तो FRC यूके जो है वो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है यूके और आयरलैंड में, राइट। जो क्या करता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटर, अकाउंटेंट और एक्चुअरीज के रेगुलेटिंग के लिए। ठीक है, जो क्या करता है उनको रेगुलेट करता है, मतलब उनको देखता है कि क्या वो लोग बराबर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या वो बराबर चीजें फॉलो कर रहे हैं, क्या जो स्टैंडर्ड बन रहे सब बराबर बन रहे हैं। तो ये सब काम कौन करता है, FRC यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल करता है। जैसे इंडिया में जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वही काम सीए पे नजर रखने का करता है, बट यूके में क्या होता है एक अलग से काउंसिल बनी हुई है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, और वो क्या करती है ऑडिटर जो होता है, अकाउंटेंट जो होता है, ठीक है, एक्चुअरीज जो होता है, उनको रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उससे से रिलेटेड ये थियरी आपको दे रखी है, आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हो, फुल फॉर्म याद कर लो और किस चीज के लिए बनी गई है वो याद कर लो। आई थिंक इतना इनफ हो गया। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है यूरोपियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडवाइजरी ग्रुप, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं EFRAG। तो ये फुल फॉर्म याद करना पड़ेगी, EFRAG यूरोपियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडवाइजरी ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये एक पहली तो चीज एक प्राइवेट एसोसिएशन है, तो ये पब्लिक नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का नहीं, ये कौन सा है, प्राइवेट एसोसिएशन है। ठीक है, जो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 2001 में, विद द एनकरेजमेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। जो पब्लिक इंटरेस्ट में क्या करेगा, सर्व करेगा, काम करेगा। इट्स मेंबर ऑर्गेनाइजेशन आर द यूरोपियन स्टेक होल्डर, जो यूरोपियन लोग है वो इसके स्टेक होल्डर होते हैं। ठीक है, एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव द नॉलेज ऑफ एंड टेक इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ IFRS। और उस देश में मतलब IFRS जो है उनसे उनको कितना फायदा होने वाला है, कितना अफेक्ट होने वाला है, क्या उनके फेवर में होंगे कि नहीं होंगे, कहीं उन पे गड़बड़ तो ना हो जाए, मतलब उनका तो नुकसान ना हो जाए, वो सब चीज का देख रहे कि ये काम करता है। कौन करता है, IFRAG। ठीक है, रोल क्या होता है, तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट बजट में कैसा होना चाहिए। ठीक है, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, जो अपने यहाँ पे ओवरसाइट ना हो जाए, जो IFRS के अपने यहाँ बराबर एडोप्ट कर सकते नहीं कर सकते, वो सब यहाँ पे काम ये करता है। ठीक है, अब आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं FASB, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो FASB एक्चुअली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूएस वालों की, यूनाइटेड स्टेट वालों की, राइट। तो यूएस में जो है अगर कोई स्टैंडर्ड सेट करना है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे इंडिया में होता है वैसे वहां पे रेगुलेट करना है, उसको बनाने का है, तो वो जो काम है वो कौन करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका नाम है FASB। ठीक है, तो बेसिकली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन है ये, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, a standard setting body whose primary purpose is to establish and improve generally accepted accounting principle in the public interest within the United States। तो बेटा अगर यूएस में कोई जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा AS, अपने इधर होता है इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे ही वहां के देश के लिए जो AS होते हैं ना, उनको बनाने का काम कौन करता है, ये करता है FASB, और रेगुलेट भी वही करता है। ठीक है, एक्चुअल में ये काम तो दिया गया था द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC, SEC। ठीक है, जिसने क्या कर लिया, अपना जो पावर है वो डेजिग्नेट कर लिया। ठीक है, designated the FSB as the organization responsible for the setting accounting standard for public company in US, because वो पब्लिक है। जो SEC है, SEC, वो क्या है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब गवर्नमेंट की थी, और यहाँ पे जो है ये प्राइवेट है। तो ऑब्वियसली SEC ने क्या किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया और क्या बोला, तुम अब से ये काम देखोगे। ठीक है, कहां पे देखना है, यूएस में। अब यहां पे देखिए, द FASB रिप्लेस द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, नाम सुना होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, इन दोनों को रिप्लेस किया। तो ये एक MCQs में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जिसने रिप्लेस किया अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड को, उसका नाम क्या है, FASB। ठीक है, तो दो चीज, एक तो यूएस वाला, यूएस के लिए करता है काम, मतलब यूएस के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा कि यहाँ पे AICPA कहाँ पे मर्ज हुआ या किसमें बना गया, वापस रिप्लेस किया, तो हम बोलेंगे FASB में। ठीक है, बाकी सब वापस तुम्हारा वही है, सब थियोरी वाला सिंपल सिंपल पॉइंट है, वो आप देख सकते हो, इतना याद रखने का इसमें काम है नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये भी हो गया।
नाउ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो AICPA, founded in 1987, the American Institute of Certified Public Accountant is the national professional organization of a certified public accountant in the United States with more than 418,000 members in 143 countries who represent business and industries, public practice, government, education, student affiliate, and the international associate. तो गाइस आपने सीपीए के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ओके, और अमेरिका से करते हो देन दैट इज कॉल्ड एआईसीपीए, राइट? तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपना सीए यहाँ पे फेमस है इंडिया में, राइट? वैसे ही अमेरिका में क्या फेमस है? सीपीए। तो वहां पे भी वही काम होता है, वो जैसे सीए काम होता है ऑडिट करना, ठीक है, अकाउंट्स करना, ठीक है, वही एक हाई लेवल का प्रोफेशनल जो बंदा है उसे क्या बोलते हैं? सीपीए। कहाँ पे बोलते हैं? अमेरिका में। तो आपको पता है अमेरिका कितना बड़ा है, तो वहां पे इतने सारे स्टेट है, ठीक है, तो उन स्टेट को मिला के जो कंट्रोल करता है उसे क्या बोलते हैं? AICPA, राइट राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। तो ये कब फाउंडेशन हुआ था? 1887, मतलब सबसे आई थिंक सबसे ओल्डेस्ट होगा अगर देखा जाए तो सबसे पहले यही बना होगा। तो 1887 बहुत पहले ये बना था, ठीक है, प्रोफेशनल बॉडी, अपना ओल्डेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ये हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें सब यही काम करता है कि मैनेज करता है ये सब चीजें, ठीक है। जैसे इंडिया में आईसीआई करता है वैसे वहां पे कौन करता है? AICPA करता है, सारी प्रोफेशनल बॉडी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया से कौन कर सकता है अगर आपको सीपीए कोर्स करना है तो अपने को देखो, सीए कर सकता है, सीएस कर सकता है, सीएमए कर सकता है, या एमकॉम वाला बंदा कर सकता है, या एमबीए कर सकता है, ठीक है। तो अमेरिका में कैसे होता है? पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर अमेरिका से किसी ने ग्रेजुएशन किया है, इन दैट केस उसको 150 पॉइंट चाहिए होते हैं। नॉर्मली 4 ईयर का कोर्स होता है, जैसे अपना ग्रेजुएशन 3 ईयर का होता है, अमेरिका में 4 ईयर का होता है। तो वहां पे टोटल मिलकर 120 पॉइंट आते हैं ग्रेजुएशन के। तो अगर कोई 150 पॉइंट लेके आए, मतलब ज्यादा लेके आएगा, तभी उसको क्या मिलेगा? सीपीए में एडमिशन मिलता है, ठीक है। अपने जैसे सीए सीएस लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, कभी सीएस बनने के बाद मन करे तो जरूर करना है इसको, ठीक है। तो ये है तुम्हारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है, इसकी भी बहुत वैल्यू है। अब इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो जैसे अमेरिका के लिए AICPA हो गया, वैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन सा है? AASB। तो आपको ये याद करना है किसके लिए कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो AASB इज एन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एजेंसी अंडर द ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन एक्ट 2001, ठीक है। जो क्या काम करेगा? यही काम करेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करना, सो गवर्नेंस करना, ये सब काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये विजन विजन इसके सब दे रखे हैं, आप जस्ट गो थ्रू कर लो, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। या इसका बोर्ड होगा, तो बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं? टोटल 12 मेंबर है, इंक्लूडिंग द चेयर पर्सन जो रहेगा वो वाला। तो ये मेंबर याद कर लो। उसके बाद तुम्हारा, उसके बाद सब यही है। कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जैसे हमने अमेरिका के लिए देखा, जैसे ऑस्ट्रेलिया का देखा, वैसे अभी कनाडा के लिए कौन सा है? कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब CICA, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जापान के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ जापान, तो वो हो गया तुम्हारा। उसके बाद न्यूजीलैंड के लिए एक्सटर्नल रिपोर्टिंग बोर्ड न्यूजीलैंड। तो सब वही है, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो। तुमको ये पता होना चाहिए कौन सा बोर्ड कहाँ पे है, ठीक है। तो उसका एक नाम याद कर लो और अच्छे से कर लो। मैंने स्टार्टिंग में बताया कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या आपको देखना चाहिए, उस हिसाब से आप कर लो। और एक बार इसको पूरा गो थ्रू जरूर करना, चाहे आप बोर मारेगा, लेकिन आपको एक बार तो आई थिंक रीड बनता है इसका पूरा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा एग्जाम में, अगर आपने पढ़ा हुआ है ना, तो वो चीज आपको देखे दिखाई लगेगी, और हो सकता है बाकी तीसरे ऑप्शन तुमको बिना सोचे समझे, बिना सुने लगे ऐसा। तो अच्छा क्या रहेगा, जो सुना सुनाया होगा वो वाला। तो ऑब्वियसली आपको एक बार तो ये पढ़ना है ही, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। अभी आखिरी चैप्टर आपका बचा है, दैट इज लेसन नंबर 12, ठीक है। इसमें क्या है? वही कुछ है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसी से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा डिटेल में है। तो यहाँ पे है एडॉप्शन, कन्वर्जेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। मतलब हमने अभी तक बात की सारी यूएस की, यूके की, ठीक है, कनाडा की, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें की। अब फाइनली हम आए इंडिया के ऊपर। कहाँ पे आए अपन? इंडिया के ऊपर। तो इंडिया वालों ने कैसे फॉरेन में जो स्टैंडर्ड बनते हैं उनको अडॉप्ट किया या कन्वर्ज किया, ठीक है।
और किस तरह से आप इंटरप्रिटेशन करोगे IFRS का, मतलब इन सब का इंडिया से क्या लिंक है, वो अभी सब अपन पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि क्या होता है कि एक होता है गैप, क्या होता है गैप, दैट इज कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट। तो एक तो होता है ग्लोबली, ठीक है, जो हमने देखा जिसे हम अपन क्या बोलते थे, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जो इंडियन लोग थे उन लोगों ने बोला कि हम क्या करेंगे, AS बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ कंट्री ऐसी थी जिन्होंने सीधा यूं का यूं कॉपी पेस्ट कर लिया बिना कुछ भी चेंजेस किए, मतलब कुछ भी एडिट नहीं किया, उनको बोला गया, उन्होंने एडॉप्ट किया, क्या किया, एडॉप्ट। पर हम इंडिया के लोगों ने, हमने कॉपी पेस्ट तो किया, बट हमने बीच में काम कर लिया, थोड़ा सा अपनी सिचुएशन के हिसाब से एडिट कर लिया, क्या कर लिया, उसको एडिट कर लिया। क्या ये आपको समझ में आया? तो हमने उसको बोला हमने कन्वर्ज किया, जो एडिट बीच में करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्ज करना, राइट। फिर उसका लेटेस्ट वर्जन जो आया IAS का आया था, IFRS। और AS का फिर हमने लिया, क्योंकि IFRS ऑब्वियसली हम उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बट थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं, इसके लिए अपन ने क्या लिखा, उसका नाम इंड AS, ठीक है। तो एडॉप्शन करना मतलब सीधा का सीधा लेना, जो भी दे रखा है होगा वो करना। कन्वर्ज करना मतलब उसमें थोड़ा सा अपने सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस करना। तो यहाँ पे देखिए, जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में चेंजेस हुआ तो अपने इंडिया वालों ने भी चेंज किया, ठीक है। तो अपने इंडिया में क्या आया था, इंड AS। बट इंड AS डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ था कि आप सीधा इंप्लीमेंट हो गया, इंड AS को फेजेस में किया गया, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, ऐसा। क्यों? क्योंकि इंडिया में चेंजेस लाना बहुत बड़ी तकलीफ है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लोगों को ज्यादातर चीजें पसंद है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। बट हमको चेंज तो करना ही था, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल को अपने को फॉलो करने का है, तो अपने को भी चेंज तो करना ही था। तो इसीलिए हमको पता था कि हम शायद एक साथ में ना कर पाएंगे, इसीलिए हमने फेजेस में किया, यानी पहले बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल किया, फिर छोटी, उसके बाद छोटी, और उसके बाद छोटी कंपनी पे। अभी भी कुछ कंपनियों पे AS एप्लीकेबल है, इन फ्यूचर वो भी चले जाएंगे और सबके ऊपर क्या एप्लीकेबल होंगे, इंड AS ही क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, India being one of the important emerging country and has also the commitment to converge of its Indian accounting standard, Indian GAAP, with the IFRS in the phased manner. While the initial roadmap was to achieve convergence in three phases, starting from April 2011 and ending April 2014. तो सबसे पहले जो रोड मैप बना, ठीक है, मतलब आने से पहले की बात कर रहा हूँ, जब अपन ने उसको कन्वर्ट किया था उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जब रोड मैप बना कि भाई इंडिया वालों ने सोचा कि हाँ भाई अपने को भी ग्लोबली IFRS के हिसाब से इंडेक्स बनाने चाहिए, तो वो कब दिमाग में आया था, 2011, अप्रैल 2011 में आया था। और हमने उसको सोचते सोचते कि हाँ भाई करेंगे करेंगे के हिसाब से 2011 से 2014 तक अपना काम हो गया, मतलब 3 साल हमने ले लिए। It could not be implemented due to various reasons in Feb 2011. तो हमने सोचा था कि अपन इसको इंप्लीमेंट करेंगे, बट इंडिया भैया पता ना कुछ भी काम टाइम से नहीं होता, तो वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। The Ministry of Corporate Affairs (MCA) concluded the process of convergence of Indian accounting standard (IND-AS) in a consultation with the National Committee on the Accounting Standard, ठीक है, and the Institute of Chartered Accountants of India, and notified इन 35 इंडियस। फिर बाद में क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, नोटिफाइड किया। नोटिफाइड करना और इंप्लीमेंट करना में बहुत बड़ा फर्क है। नोटिफाइड मतलब करना मतलब कि पहले से बताया कि देखो इंडिया में ये इंडिया से एप्लीकेबल अभी फ्यूचर में हो सकता है, तो ऐसे नोटिफाइड किया। दो द स्टैंडर्ड बट नॉट नोटिफाइड, द डेट ऑफ देयर इम्प्लीमेशन वाज नॉट। तो ये तो बताया कि ये इंडियस इंडिया में आएंगे, बट कब आएंगे ये बताया नहीं। बट इन मार्च 2014, ठीक है, मतलब 2011 में स्टडी शुरू हुई थी, 2014 तक चली, बट मार्च 2014 में ICAI ने प्रपोज किया रोड मैप कि हमको किस तरह से इंडेक्स को शुरू करना चाहिए, कब से, फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, ठीक है, विद द प्रीवियस कंपेरेटिव इन इंडियस इन द ईयर 15-16। कंपेरेटिव मतलब ऑब्वियसली अगर आपने ये साल इंडेक्स बनाया है बट प्रीवियस ईयर तो एज था, तो क्या कंपैरिजन हो पाएगा, बोला नहीं हो पाएगा। तो बोला विद कंपैरेटिव मतलब करंट ईयर का भी बनाओ और प्रीवियस ईयर का भी इन डेज के हिसाब से वापस बनाओ, वैसा, ठीक है। In order to keep the tax issue at bay, the revised roadmap recommended India to be implemented for the preparation of the consolidation financial statement only, ठीक है। उसके बाद इंडिया में आया, फेजेस शुरू हुए, ठीक है, जो भी काम था वो सब शुरू हुआ। यहां से अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेबल कब से हुआ।
The government of India notified the Indian accounting standard in the Gazette of India on 16 Feb 2015. That is a very important. कब यहाँ पे मेन शुरुआत हुई थी गजट में? 16 Feb 2015 को, which contain the application of Indian companies as per the roadmap given in there as under. For the companies other than the banking company, NBFCs and insurance company. तो बोल रहा है उन कंपनियों के लिए जिसमें सबसे पहले NBFCs, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ दिया, उनके लिए क्या बोला कि आपके ऊपर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016, आपके ऊपर कब से एप्लीकेबल होंगे? 1 अप्रैल 2016 से। तो रियल में देखा जाए तो रियल में इंडिया कब से एप्लीकेबल हुए? 1 अप्रैल 2016 से। ठीक है, बट सबके ऊपर नहीं हुए, मैंने बोला फेजेस में किए। तो द फॉलोइंग कंपनीज वर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अडॉप्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज IndAS। कौन कौन से के ऊपर था? फर्स्ट, companies whose equity or debt security are listed or are in the process of listing of any stock exchange either in India or outside India having the net worth of 500 crore or more। तो पहले तो बोला ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है या लिस्टेड होने जा रही है फ्यूचर में, और उनका टर्नओवर, मतलब सब लिस्टेड नहीं, ऐसी बड़ी वाली लिस्टेड जिनका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो फेज 1 में सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, एकदम बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा, उनके बारे में बात की गई, और जिनका नेटवर्थ कितना था? 500 करोड़ से क्या था? ज्यादा था, उनके बारे में बात की गई। तो सर अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर नहीं? यस, उनके ऊपर भी आया। और अनलिस्टेड कंपनी हैविंग द नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर। तो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अगर तुम्हारा जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, तो तुम्हारे ऊपर 1 अप्रैल 2016 से क्या एप्लीकेबल हो गए? IndAS एप्लीकेबल हो गए। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग तो ये लगा कि उनकी होल्डिंग और सब्सिडी और जॉइंट वेंचर कंपनी भी के ऊपर भी क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हारी कंपनी जो है वो रिलायंस कंपनी है, और अपनी कंपनी छोटी सी कंपनी जमूरा लिमिटेड, ठीक है, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ है, नेटवर्थ 1 करोड़ है, और उस कंपनी के सारे शेयर रिलायंस कंपनी के पास है, या 60% रिलायंस कंपनी के पास है। अब रिलायंस कंपनी के ऊपर IndAS एप्लीकेबल हो गए, तो जमूरा लिमिटेड भी क्या होगा? IndAS एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी उसकी होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी पे भी क्या एप्लीकेबल होगा? IndAS। इसका मतलब हम तो डूबे डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाला सीन है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2016 से सारी इन कंपनियों पे क्या हो गए? IndAS क्या हो गए? एप्लीकेबल हो गए। फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, अब सेकंड फेज, ये फर्स्ट फेज हो गया, ठीक, उसके 1 साल के बाद फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंडिंग और आफ्टर 1 अप्रैल 2017 द फॉलोइंग कंपनी वर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अडॉप्टिंग IndAS। तो फेज 1 में बड़ी कंपनी आ गई, 500 करोड़ से ज्यादा वाली, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, और उसकी होल्डिंग और सब्सिडी। फेज 2 में ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर क्या है? लिस्टेड है बट 500 करोड़ से कम है, लिस्टेड है लेकिन क्या है? 500 करोड़ से क्या है? कम है। इसका मतलब कंपनी का नेटवर्थ जो है, नेटवर्थ, ठीक है, नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ ना होके 1 करोड़ का नेटवर्थ है, तो भी उसके ऊपर अब क्या हो जाएंगे? IndAS क्या हो जाएंगे? एप्लीकेबल हो जाएंगे फेज 2 में, मतलब 1 अप्रैल 17 से। अंडरस्टूड? हम पुरानी बात करें, मतलब आप मान लो 1 अप्रैल 2016 या 17 में खड़े हो, तो क्या उनके ऊपर IndAS एप्लीकेबल होगा? तो बोलता है 1 अप्रैल 2016 से जो बड़ी कंपनियां जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, या अनलिस्टेड है, तो भी उनका नेटवर्थ क्या है? 500 करोड़ से ज्यादा है, और उसकी होल्डिंग सब्सिडी। फिर 1 अप्रैल 17 से उनके ऊपर एप्लीकेबल है जिनका नेटवर्थ अगर लिस्टेड है तो डजंट मैटर, 500 करोड़ से कम है, तो भी उनके ऊपर क्या हो गया? एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि फेज 1 में ऑलरेडी 500 करोड़ से ज्यादा वालों पे हो चुका है, तो फेज 2 में जो कम थे उनके ऊपर भी हो गया, मतलब सब पे हो गया, लिस्टेड कंपनी पे। बट अगर अनलिस्टेड थी, तो इन दैट केस आपके ऊपर टर्नओवर बोला गया नेटवर्थ का 250 करोड़ और मोर, बट लेस देन 500 करोड़। सर लेस देन 500 करोड़ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो ऑलरेडी फेज 1 में हो चुका है ना, तो अब 250 से 500 करोड़ वालों के बीच में फेज 2 में हुआ, और उनकी होल्डिंग या सब्सिडी कंपनी पे। बोले क्या ये आपको समझ में आया? तो ऑब्वियसली सिंपल है, अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा या कम है तो आपका फेज 1, और अगर आपका नेटवर्थ लिस्टेड है तो डजंट मैटर, अनलिस्टेड है तो 250 करोड़ से 500 करोड़ के बीच का रहेगा, तो 1 अप्रैल 17 से आपके ऊपर एप्लीकेबल हुआ था। विथ कंपेरेटिव, तुमको प्रीवियस का कंपेरेटिव भी देना पड़ेगा, ठीक है। आगे एक बार और चीज बोलिए कि अगर आपने एक बार, अच्छा ये तो कंपलसरी था, कंपनी एक्ट ने बोला था कि आप, मतलब गवर्नमेंट ने बोला था, एमसी ने बोला था कि अगर आप चाहे तो वॉलेंट्री भी
अगर आप चाहे तो वॉलेंट्री भी इंड एस को अपना सकते हैं, जिसमें आपका टर्नओवर कोई मैटर नहीं करता, आप ऐसे भी कर सकते हो, नेटवर्क कोई मैटर नहीं करता, आप ऐसे भी अपना सकते हो। बट एक बार आपने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, फिर बोले नहीं मजा नहीं आ रहा, टफ पड़ रहा है इंड एस, फिर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला वंस अ कंपनी स्टार्ट अप्लाइंग इंड एस for the preparation of the financial statement based on the mandatory criteria specific above, it will have to prepare the financial statement compliance with the Indian accounting standard for all subsequent year even if the criteria later is does not apply to। मतलब आपने एक बार कर लिया, चाहे वॉलंटरी हो कैसे भी हो, आपने एक बार उसको अडॉप्ट कर लिया, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। आगे बोला है कंपनी में वॉलंटरी अप्लाई the Indian accounting standard for the preparation of the financial statement for the accounting period starting on after 1st April 2015. However, such company cannot subsequently revert back to the preparation of the financial statement by adopting the accounting standard specific in the company's एक्ट 2000 या रूल्स 2016। ठीक है, मतलब आप उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ उस पूरे को, तो अगर आपने एक बार इन डेज को फॉलो कर लिया तो बेटा जिंदगी भर तुमको इन डेज को फॉलो करना है। क्या ये आपको समझ में आया? अंडरस्टूड? आगे देखिए, it may be noted that the net worth of the company will be considered based on the audited financial statement of the company concerned as on 31st March 2014 or based on the first audited financial statement of the company concerned at any day after 31st March 2014। तो यहाँ पे कितने साल हो गए? बोला 31st March 2014 को करना है, तो फर्स्ट टाइम 16 हुआ, तो 14 15, ठीक है, 2 साल के अपन नेटवर्थ देखेंगे 14 और 15 को, जब जिनका 16 को हुआ, और जिनका 17 हुआ उनका 14 15 और 16, मतलब इनका एवरेज अपन देखेंगे, राइट। Once the Ind AS are required to be applied in the preparation of the financial statement by a company, the same will apply to the both the standalone and CFS। तो अपने CFS अभी पढ़ा नहीं है, तो ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारा standalone पे भी एप्लीकेबल होता है तो तुम्हारा CFS पे भी क्या होगा, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, एनबीएफसी पे कब से हुआ, तो फॉर अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2018, तो ये थर्ड फेज में तुम्हारा एनबीएफसी पे हो गया। ठीक है, तो जो भी एनबीएफसी थी उनके ऊपर कब से एप्लीकेबल हुआ, 1 अप्रैल 18 से, बट सब पे एक साथ में नहीं हुआ, वापस क्राइटेरिया इनके ऊपर हुआ। जिनका एनबीएफसी का टर्नओवर 500 करोड़ या ज्यादा होगा उनके ऊपर 1 अप्रैल 18 से हुआ। उनकी होल्डिंग या सब्सिडी कंपनी ऑब्वियसली इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, और विद कंपेरेटिव बनाना पड़ेगा तुमको। उसके बाद 1 अप्रैल 19 से बची हुई एनबीएफसी पे भी हो गया। ठीक है, तो अगर लिस्टेड थी तो डेफिनेटली होने वाला था, बट अगर अनलिस्टेड थी तो 250 करोड़ और 500 करोड़ के बीच वालों पे, तो सेम जैसे कंपनीज का था वैसे एनबीएफसी का भी कब हुआ, 1 अप्रैल 18 और 19 में। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए, नेटवर्थ का वही सीन पिछले 2-3 साल तुमको देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई Indian accounting standard for the preparation of the financial statement for the period ending beginning on after 1 April 18। Scheduled commercial bank, मतलब बाकी सारे बैंक पे भी एप्लीकेबल हो गया। ऑल इंडिया टर्म लैंडिंग रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब सिडबी नाबार्ड, इन सब पे भी एप्लीकेबल हो गया। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उनके ऊपर भी हो गया, और इनकी होल्डिंग या सब्सिडी। इसका मतलब आज के डेट में कौन बचा हुआ है, एकदम छोटी छोटी कंपनियां। लिस्टेड कंपनी पे तो सब पे एप्लीकेबल हो गया, मतलब तुम अनलिस्टेड कंपनी हो और तुम्हारा टर्नओवर 250 करोड़ से कम है और तुम किसी भी की होल्डिंग सब्सिडी कंपनी नहीं हो, मतलब जो लिस्टेड है उसकी, इन दैट केस ठीक है तुम बच सकते हो, अदरवाइज तुम नहीं बचोगे। तो आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल होंगे, इंड एस एप्लीकेबल होंगे। अब कितने इंडेस होते हैं ये तुमको, जैसे एएस थे वैसे ही है। सबसे पहला इंडेस था जिसका नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, वो है इंडेस 101। कौन सा है तुम्हारा, इंडेस 101, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो भैया फर्स्ट टाइम जब आप बना रहे हो तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो सब 101 में दे रखा है। तो इसका नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस 101। ठीक है, उसके बाद इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट है, इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन है, इंड एस 104 फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इंड एस 105 फॉर नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर द सेल और काउंटेड ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तुम्हारा, इंड एस 106 फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज है, इंड एस 107 फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर है, इंड एस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इंड एस 110 CFS, इसका नाम याद जरूर करना।
तो तुम समझ सकते हो मैं तुमको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको सारे नाम याद होते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। नहीं होते तो एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूँ उनके नाम याद कर लो, ठीक है। एएस में, इंडीएस में सब याद कर लो। उसके बाद इंडीएस 111 जॉइंट एग्रीमेंट, इंडीएस 112 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, इंडीएस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, क्या है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, इंडीएस 113, इंडीएस 114 रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट, उसके बाद तुम्हारा इंडीएस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, उसके बाद इसको भी याद कर लो, ए इंडीएस 116 लीजेस, इसको भी याद कर लो। उसके बाद इंडीएस 1, जैसे एएस 1 था डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी, वैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडीएस 2 जैसे एएस 2 था, इंडीएस 2 है इन्वेंट्री, तो ये तो लिंक कर सकते हो। इंडीएस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वहां पे 3 था एएस में, यहाँ पे कौन सा है 7 है। फिर इंडीएस 8 अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विद एरर्स। उसके बाद इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इंडीएस 12 इनकम टैक्सेस। उसके बाद इंडीएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका भी नाम याद करो, ठीक है, जो एएस 10 था। इंडीएस 19 एम्प्लॉयज बेनिफिट, ठीक है। उसके बाद ये देखो आगे सब दे रखे हैं, ये आप इतना याद नहीं भी करोगे तो चलेगा। बेसिकली तुमको याद तो जो मैंने टिक किए वो करना है, साथ में यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा कुछ चीजें दे रखी है, उनके सारे इंडियस तुम जरूर याद करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेफरेंस, कंपैरिजन ऑफ इंडियस विद एग्जिस्टिंग इंडियन गैप, तो यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है। तो इनके नाम ऑब्वियसली 2 बार आए तो तुमको अच्छे से याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे कंपैरिजन कुछ किया गया है कि भैया AS1 और IS1 में क्या कंपैरिजन था, ठीक है। तुम याद करो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ओके। तो यहाँ पे देखो जैसे ये वाला हो गया, अब तुमको ये नाम याद होना चाहिए। एएस तो है 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, बट इंडियस उसका कौन सा है 7, तो ये नाम भूलना मत। इंडियस 7 कौन सा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एएस 3 और इंडियस कौन सा है 7। उसके बाद इसमें सब कंपैरिजन दे रखा है, गो थ्रू कर लो, इतना डिटेल में जाने का कुछ काम नहीं है, तुमको याद होगा भी नहीं, पॉसिबली बहुत कम चांसेस है। तो ये बस नाम याद कर लो आप इसका कौन सा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो वापस किसका नाम आया है, ये देखिए इंडियस 16 और एएस 10 का कंपैरिजन दे रखा है। तो क्या तुमको इंडियस 16 का नाम याद करना पड़ेगा, यस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो इंडियस 7 इंडियस 16 दो तो हो गए तुम्हारे। उसके बाद आगे देखिए इसी तरह इसके भी आईएफआरएस नाम, आईएफआरएस नंबर है आईएफआरएस 16, वो याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो दिख रहा है ना तुमको वो याद करना है। रेवेन्यू का दे रखा है, ठीक है, तो इंडियस 115 रेवेन्यू का होता है, और यहाँ पे एएस 7 और एएस 9 होता है, राइट। तो ये रेवेन्यू वाला हो गया। उसके बाद एम्प्लॉयज बेनिफिट का इंडियस का नाम याद कर लो, दैट इज इंडियस 19, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा में दे रखा है ना, एटलीस्ट इनके इंडियस के नाम आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कितना है तुम्हारा यहाँ पे देखिए, तो ये इंडियस 21 है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप इनके नाम याद कर लो, याद अच्छे से कर लो, जिनके बारे में अलग से डिटेल आपने को दे रखी है। फिर अगेन ये सब वापस क्या दे रखा है, कंपैरिजन वगैरह दे रखा है। तो डेफिनेटली तुमको शायद याद होगा शायद नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है, एग्जाम में भी बहुत कम चांसेस है। हाँ एक आध इंडियस का नाम पूछ सकता है। और स्टार्टिंग में जो अपन ने पूछा कि फर्स्ट टाइम एडॉप्शन हुआ था तब क्या क्या क्राइटेरिया था, कौन से कब फेज में हुआ, किसका कितना नेटवर्थ है, वो आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और उसके बाद ये सब बाकी दे रखा है, जस्ट गो थ्रू कर लो, ठीक है। अगर तुमको थोड़ा बहुत एएस का मैंने पढ़ाया था वो याद होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, तो आपको समझ में आ गया होगा जो आपका चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 है उसमें किस वे से पढ़ना और कैसे पढ़ना है। एक दो बार गो थ्रू जरूर करना, क्योंकि अपना सब कॉन्शियस माइंड जो रहता है ना उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ अपने को याद रहता है। तो हो सकता है तुम एक बार पढ़ा होगा, 2 बार पढ़ा होगा, तो कहीं पे तुमको एग्जाम में एमसीक्यूज में दिख जाए कि हाँ भाई ये दिखा दिखाया लग रहा है, अच्छा रहेगा। अंडरस्टूड। तो ये आपकी थियोरी वाले चैप्टर हो गए 10, 11 और 12। इसमें कुछ नहीं समझे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो टाटा बाय बाय।